आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब नाम आता है ना तो लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और उनकी नज़र में उनको ना फ़ौरन ही टर्मिनेटर याद आता है जो फिल्म है, जिसमें वो एक ऐसा रोबोट होता है जो तबाही मचा देता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। वो ख्याली अफसानी जो तस्लीम होशरुबा को पढ़ के आप ये सोचें कि परियां घूमती हैं पाकिस्तान में, तो ऐसा नहीं है। वो सब ख्याली अफसाने। आप जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो पहले सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। इस वक्त दुनिया का जो सबसे टॉप का टीचर है उनका नाम एंड्रू नेग है। वो एक चाइनीज़ हैं जो कि इंग्लैंड चले गए थे। उनकी इंग्लिश भी बड़ी अच्छी है और चाइनीज़ भी बड़ी अच्छी है। उनका कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन? आप सबसे पहले ये वीडियोस देखेंगे। ये सब पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपका एग्ज़ाम होगा AI फॉर एवरीवन का। उसमें तकरीबन 114 सवाल आते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। अगला स्टेप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने के लिए ना सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। वो मैंने आपको बता दिया, AI फॉर एवरीवन में कवर हो जाएगा। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वो सब आमतौर पे पाइथन में लिखी गई हैं। एक्चुअली वो लिखी नहीं गई हैं, उनको इस्तेमाल पाइथन के थ्रू किया जाता है। तो पाइथन एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो बाकी सारा क्वार्टर आप पाइथन पढ़ेंगे। उसके लिए आपको बेस्ट टेक्स्ट बुक दे दी गई है। पहला क्वार्टर में AI के बारे में मालूम करना है, छोटा सा पोर्शन 3 हफ्ते का 4 हफ्ते का, और बाकी 2 महीने या थोड़ा उससे ज़्यादा अर्सा आपने पाइथन पढ़नी है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वार्टर ख़त्म। दूसरे क्वार्टर में आप आएंगे और एक्सटेंसिवली टेंसर फ्लो और उसकी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज नमपाई और पांडास जो डेटा साइंस की लाइब्रेरीज हैं वो पढ़ेंगे। टेंसर फ्लो दुनिया की सबसे मशहूर लाइब्रेरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और डीप लर्निंग की, वो पढ़ेंगे। ये सेकंड सेमेस्टर है, इसमें भी बहुत सारे इम्तहान होंगे। फिर थर्ड सेमेस्टर में आप वेब डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे, ताकि आप हमारे ये जो कोर्स है ये डेटा साइंस से ज़्यादा मशीन लर्निंग का कोर्स है। मशीन लर्निंग एंड्रू निक के मुताबिक ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि स्मार्टली बिहेव करते हैं, इंटेलिजेंटली बिहेव करते हैं। मैं उसका सबसे अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक पे अगर आप अपने दोस्तों की तस्वीरें टैग करें और अपलोड करें तो क्या होगा? जब 10-20 तस्वीरें आपने अपलोड करके टैग कर दी ना, तो जब 20वीं तस्वीर आएगी ना, वो खुद समझ जाएगा कि ये आपका दोस्त है। ये डीप लर्निंग और क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम कहलाया जाता है। तो हम इस किस्म के मशीन लर्निंग के सिस्टम्स, तो हमें थर्ड में आपको एप्लीकेशन बनानी सिखानी पड़ेंगी, वेब एप्लीकेशन, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट से। और फिर चौथे सेमेस्टर में आप एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। तो ये 4 प्रोग्राम है और फिर 5वां एक ऑप्शनल भी क्वार्टर होगा, मगर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक खाका खींच दिया। इसका सारा फोकस मशीन लर्निंग की तरफ होगा, डेटा साइंस की तरफ भी होगा, मगर ज़्यादा मशीन लर्निंग की तरफ होगा। और इन दोनों का डिस्टिंक्शन क्या है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल डेटा साइंस का, वो आप एंड्रू निक के कोर्स में तफसील से पढ़ेंगे। तो मैंने आपको एक नक्शा खींच दिया कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 4 से 5 क्वार्टर का ये कोर्स वर्क होगा। इस कोर्स में आप इन डिटेल में पाइथन पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग के बारे में सीखेंगे, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखेंगे और टेंसर फ्लो जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लाइब्रेरी है वो सीखेंगे। बड़े मज़े की बात बताऊँ आपको, मैं क्लासों में जा रहा हूँ, सब जगह ओरिएंटेशन कर रहा हूँ। क्लासें काफ़ी शुरू भी हो गई हैं, 1-2 हफ्ते हो गए। हमारा ख्याल था कि सिर्फ 10% लोग पास होंगे, मगर लोगों का जोश और जज्बा देख के ना और जो मोटिवेशन है वो देख के मैं काफ़ी इंप्रेस हो गया हूँ। मैं खुद भी हैरान, इंप्रेस से ज़्यादा मैं हैरान हो गया हूँ। और मेरा अपना ख्याल है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये 10% की जगह 50% हो जाए, और ये आप लोग करेंगे, आपकी मेहनत करेगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नासिर हुसैन और आप इस वक्त PIAIC की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स की पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं। इस पहली तारुफ़ी क्लास के अंदर मैं आपको आज बताऊंगा कि हम पहले मॉड्यूल जो कि 3 महीनों पर मुश्तमिल है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पहली चीज़ हम कवर करेंगे इसके अंदर वो है टॉपिक इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और इसकी बुनियादी चीज़ें क्या हैं, डेटा साइंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है और डीप लर्निंग क्या है, क्या ये सब एक साथ रिलेटेड हैं या ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम कर रही हैं। इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट ये होगा कि हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किरदार क्या है, स्कोप क्या है, साइंटिफिकली भी, सोसाइटी में भी इसका क्या किरदार है, इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह फ़ायदेमंद है। ये टॉपिक्स कवर करने के बाद हमारा दूसरा सेक्शन शुरू होगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है और इस पे किस तरह काम किया जाता है, ये सारी बातें हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम में इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे। तीसरी चीज़ जो हमें इसके अंदर कवर करनी है, जो सबसे ज़्यादा बुनियादी और अहम है, वो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस वक्त की सबसे ज़्यादा मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली लाइब्रेरीज सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, सबसे ज़्यादा रिसर्चर इसकी लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस कोर्स का पार्ट जो है बनाया गया। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फ्रॉम वेरी बिगनिंग हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रामिंग के तमाम स्टेप्स करते हुए चलेंगे और इस मॉड्यूल में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इख्तिताम करेंगे। आज हम अपने मॉड्यूल का पहला कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले जो बात हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हम इंट्रोडक्शन पहले पढ़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का ये है कि हमें एआई की जो कॉमन मीनिंग्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ की, वो क्लियर हो जाएं। हमें पता हो कि डेटा साइंस क्या चीज़ है, हमें पता हो कि मशीन लर्निंग क्या चीज़ है, हमें पता हो प्रॉपरली कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन जो है क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है। सेकेंडली हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जान सकें कि एआई रियलिस्टिकली क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। इस बारे में बहुत सारे लोगों के अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। लोग बात करते हैं कि भाई, कुछ लोग इस तरह हाइप क्रिएट करते हैं कि एआई जो है वो सब कुछ कर सकती है, पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ लोग उसको बिल्कुल ही डिग्रेड करते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है और मशीन जो है वो किस तरह काम करेगी, सारी चीज़ें करेगी। तो हमें बेसिकली हम जान सकेंगे इस कोर्स के अंदर कि एआई असल में क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। तीसरा ये है कि हम देख सकें कि हम जिस फर्म में, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे एज आ एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, कोई डायरेक्टर हो, तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है कि हम एआई को अपनी कंपनी में किस तरह, किस शोबे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हम देखें कि अगर हम कोई मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, भाई उस मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो प्रोजेक्ट शुरू कैसे किया जाएगा, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ रिक्वायर होंगी, क्या कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो एआई कंपनी बन सकती है, तो ये देखना पड़ेगा। तो ये हम जान सकेंगे कि अगर कोई कंपनी अपने आप को शिफ्ट करना चाहती है, पिवट करना चाहती है, किसी सॉफ्टवेयर फर्म से, किसी डाटा फर्म से ट्रांसफॉर्म होना चाहती है, एक एआई बेस्ड कंपनी बनना चाहती है, तो उससे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद एआई टीम अगर हम आउटसोर्स कर रहे हैं या एआई टीम हायर कर रहे हैं, किस किस्म के बंदे हायर करने चाहिए। आउटसोर्स करने के लिए टीम अगर हम आउटसोर्स कर रहे हैं तो हमें उस टीम के अंदर क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए, इन सारी बातों का नॉलेज जो है वो आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो ये बुनियादी ऑब्जेक्टिव हैं इस कोर्स के जो हमें पता होने चाहिए। और व्यूअर्स, आप जो हैं वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप जो हैं वो अपनी कंपनी के बॉस भी हो सकते हैं, आप जो हैं वो अपनी कंपनी के लाइन मैनेजर भी हो सकते हैं। तो हर स्टूडेंट को अपना पार्ट, अपना रोल जो है वो किरदार इसमें नज़र आएगा कि हम इस कोर्स में ये जान सकेंगे एज अ स्टूडेंट मैं एआई में क्या कर सकता हूँ, एज अ बॉस मैं एआई में क्या कर सकता हूँ, और एज अ टेक्निकल लीड, टीम लीड या प्रोजेक्ट मैनेजर मेरी क्या क्या जिम्मेदारियाँ जो है वो एआई में हो सकती हैं, या मुझे क्या क्या लर्निंग जो है वो एआई के अंदर करनी चाहिए अगर मैं अपने आप को शिफ्ट करना चाहता हूँ एआई की फील्ड के अंदर। दुनिया भर में साइंटिफिक रिसर्च में और जहाँ जहाँ भी आईटी की बात होती है,
जहाँ जहाँ भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात होती है, जहाँ जहाँ भी ऑटोमेशन की बात होती है, आज के दौर में एआई के बगैर मुकम्मल नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जितनी भी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हैं जो शो करती हैं बिज़नेस के बारे में, रेवेन्यू जनरेशन के बारे में, वो बताती हैं कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू और कितना ज़्यादा बिज़नेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो इंडस्ट्रीज़ में होने वाला है। जिस तरह मैकेंजी की रिपोर्ट है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट है ये रिपोर्टिंग का, जो ये कहता है कि 2030 तक $13 ट्रिलियन की ये इंडस्ट्री होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। $13 ट्रिलियन। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा वॉल्यूम है जो कि शिफ्ट हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ और बिज़नेस जनरेट करेगा। $13 ट्रिलियन की इंडस्ट्री, क्या ये सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज ही जनरेट करेंगी? क्या ये एआई बेस्ड कंपनी ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगी इस सारे रेवेन्यू और सारे बिज़नेस के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारा बिज़नेस तमाम इंडस्ट्रीज़ मिलकर क्रिएट करेंगे। इस सारे बिज़नेस से हर इंडस्ट्री जो है वो अपना अपना रोल प्ले कर रही होगी, चाहे वो रिटेल इंडस्ट्री हो, ट्रैवल इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री हो, हेल्थ केयर हो, टेलीकॉम हो, एग्रीकल्चर हो। हर डिपार्टमेंट, हर कंपनी, हर सेक्टर जो है वो एआई को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेगा। जिसका जो डोमेन जिस तरह बनता है वो एआई को यूज़ करेगा, अपनी चीज़ों को ऑटोमेट करेगा और नए नए अंदाज में नई नई प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो बिज़नेस जनरेट करेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 1 इज़ आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, नंबर 2 इज़ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आज तक हम जितनी भी डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर देख रहे हैं, ये सारी डेवलपमेंट आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये दोनों टाइप्स आखिर है क्या, जनरल इंटेलिजेंस क्या है और नैरो इंटेलिजेंस क्या है। नैरो इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो नैरो इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस है जिसके अंदर हम कोई मॉडल, कोई एजेंट, कोई रोबोट, कोई ऐसी चीज़ तैयार करते हैं जो स्पेसिफिकली सिंगल टास्क परफॉर्म करती है, एक टास्क परफॉर्म करेगी। जबकि जनरल इंटेलिजेंस एक ऐसी इंटेलिजेंस होती है जिसके अंदर एक ही मॉडल हर तरह से इंटेलिजेंट होता है, यानी वो हर तरह के काम करता है। वो देख भी सकता है, वो बोल भी सकता है, वो सुन भी सकता है। जिस तरह इंसान के पास जनरल इंटेलिजेंस होती है कि हमारा दिमाग अल्लाह ताला ने एक ही मॉडल जो है वो बनाया, उसी दिमाग के अंदर सारी फंक्शनल हो रहे हैं। हम देख रहे हैं, वो सब कुछ उसी दिमाग में प्रोसेस हो रहा है। हम बोल रहे हैं, वो सब कुछ उसी दिमाग में प्रोसेस हो रहा है। हम सोच रहे हैं, ये सब कुछ उसी दिमाग में प्रोसेस हो रहा है। तो अभी तक जनरल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ है। रिसर्चर्स के लिए ये काम की चीज़ है, उस पर मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक की जितनी प्रोग्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हो रही है और जो भी काम हो रहा है वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के अंदर हो रहा है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस या ANI, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? जो कुछ आज हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, जो कुछ आज हम सुन रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये काम हो रहे हैं, जिसके अंदर मिसालें दी जाती हैं स्मार्ट स्पीकर्स की। स्मार्ट स्पीकर्स क्या होते हैं? हमने देखा है हमारे घरों में अब ऐसी डिवाइसेस हैं या ऑफिस में ऐसी डिवाइसेस हैं या डेवलपर्स के पास, और जो लोग टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं वो लोग ऐसी डिवाइसेस रखते हैं जिनसे वो बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे मोबाइल्स के अंदर जो है ना वो ऐसी डिवाइसेस है कि मोबाइल्स के साथ बात कर सकते हैं, मोबाइल वो ऑपरेशन जो है परफॉर्म करता है, वो स्मार्ट स्पीकर्स कहलाते हैं। ये एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की। सेल्फ ड्राइविंग कार भी एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की। अच्छा, बज़ाहिर ये सोचने में लगता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार वो तो बहुत सारे काम जो है वो एक साथ कर रही है, चल भी रही है सड़क पे, लोकेशन भी देख रही है, लोग भी आइडेंटिफाई कर रही है, ऑब्जेक्ट्स भी आइडेंटिफाई कर रही है, बहुत सारे काम जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार कर रही है। तो ये किस तरह से नैरो इंटेलिजेंस हो गई? जबकि हमने नैरो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में तो ये बात कही कि नैरो इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस होती है जिसके अंदर कोई भी मॉडल या कोई भी एजेंट या कोई भी रोबोट या कोई भी डिवाइस इंटेलिजेंटली एक टास्क परफॉर्म करती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
कि इस टाइप डेफिनेशन के मुताबिक तो सेल्फ ड्राइविंग कार तो बहुत सारे काम एक साथ कर रही है। तो असल में होता ये है कि सेल्फ ड्राइविंग कार इसलिए नैरो इंटेलिजेंस है कि ये जो सारे टास्क परफॉर्म कर रही है कार, वो एक ही मॉडल में नहीं हो रहे। हर तरह का मॉडल जो है, हर तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्फ ड्राइविंग कार के साथ जो है वो अटैच है, जो अपनी अपनी प्रोसेसिंग जो है वो कर रहा है। इसलिए सेल्फ ड्राइविंग कार को हम आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं। तीसरी हमारे पास, हम वेब सर्चिंग करते हैं, हम गूगल सर्चिंग करते हैं। इन सर्चिंग से भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बैकएंड पे काम कर रही हैं। ये सारी सर्चिंग जो है, ये सब आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की मिसालें हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस ही असल मकसद है एआई का कि जनरल इंटेलिजेंस जो है वो बिल्ड की जाए। जैसा कि जनरल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में हमने ये बात की कि जनरल इंटेलिजेंस क्या है कि हमारा एक ही मॉडल हो, सिंगल मॉडल के अंदर सारी फंक्शनैलिटीज़ हों, वही मॉडल हर तरह की चीज़ों को लर्न करके और सीख सके और टास्क परफॉर्म कर सके। वही मॉडल देखने को भी प्रोसेस कर सके, वही मॉडल सुनने को भी प्रोसेस कर सके, वही मॉडल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके, और जो जो टास्क हो सकते हैं पॉसिबल, वो एक ही मॉडल में किए जाने लगें। ठीक है, लेकिन जिस तरह इंसान काम करता है उसी तरह की एक्सपेक्टेशन के साथ, जिस तरह हमने प्रीवियस डेफिनेशन में ये बात की कि जनरल इंटेलिजेंस से मुराद क्या है कि एक ही मॉडल हो और वो सारे टास्क जो है परफॉर्म कर रहा हो। जिस तरह से इंसानी दिमाग सारे टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, कोई एक मॉडल इसी तरह बनाकर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए कि वो बिल्कुल ह्यूमन लाइक बिहेवियर जो है वो देने लग जाए। और कोशिश तो ये है कि वो इंसान से भी ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट होगा। वजह उसकी क्या है, वो ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस कर सकता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है और एक सुपर ह्यूमन बनकर सामने आएगा। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, इसमें अब तक कितनी प्रोग्रेस हो गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जितनी प्रोग्रेस अब तक हम देख रहे हैं और जितनी भी हाइप क्रिएट है इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर, लोग जितना ज़्यादा इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा अभी नैरो इंटेलिजेंस है। जनरल इंटेलिजेंस के बारे में अभी ये कहा जाता है कि जनरल इंटेलिजेंस अभी तक इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस कामयाबी को हासिल करने में शायद आगे 100 साल लगे, 200 साल लगे, रिसर्चर्स कहते हैं कि शायद 1000 साल लग जाएं, तब कहीं जाके जो है वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर जाए आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कि वो एक मॉडल ऐसा बन सके जो तमाम की तमाम फंक्शनैलिटीज़ जो है वो ख़ुद परफॉर्म कर सके। ये जनरल इंटेलिजेंस ही है जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला किया हुआ है। खौफ किसी किस्म का, हम आम तौर पे अगर किसी नॉन टेक्निकल आदमी से गुफ्तगू करते हैं और उसे अगर थोड़ा बहुत आइडिया होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसका पहला ही डर ये होता है, फियर ये होता है कि भाई इतना ज़्यादा हम रोबोटिक्स और मशीन्स की तरफ जा रहे हैं तो होगा क्या कि बाद में सिर्फ मशीन ही मशीन हमारे सराउंडिंग में नज़र आ रही होंगी और मशीन ही सारे काम जो है वो कर रही होंगी, मशीन ही इंसानों की तरह बिहेव कर रही होंगी। तो ऐसा ना हो कि कोई मशीन जो है वो इंसानों पर डोमिनेंट हो जाए, कब्ज़ा कर लें और हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं। तो ये एक फ़ियर है लोगों के लिए जो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक रॉन्ग फियर जो है वो उनके अंदर डेवलप हुआ है। लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं, जो रिसर्चर हैं, वो जानते हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये खौफ जो है बिल्कुल बेमानी है। आज हम डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग। ये आइडिया तो हमें पिछले लेक्चर्स में हो गया कि मशीन लर्निंग क्यों कहते हैं इसे, मशीन प्रोग्रामिंग क्यों नहीं कहते। तो आज कंटिन्यू करते हैं मशीन लर्निंग से। मशीन लर्निंग में सबसे पहला इसकी टाइप्स होती हैं। जिस तरह सुपरवाइज लर्निंग इसकी एक टाइप है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इसकी एक टाइप है, अनसुपरवाइज लर्निंग इसकी एक टाइप है। तो पहले स्टार्ट करते हैं सुपरवाइज लर्निंग कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है। सुपरवाइज लर्निंग जिस तरह नाम से जाहिर है, सुपरवाइज लर्निंग में हम मशीन को ड्यूरिंग ट्रेनिंग डाटा भी प्रोवाइड्स करते हैं और साथ साथ डाटा के लेबल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे मशीन लर्निंग करती है, समझती है कि जो डाटा दिया जा रहा है किसके बारे में।
अनसुपरवाइज लर्निंग की जब बात करते हैं तो अनसुपरवाइज लर्निंग में मशीन को सिर्फ डाटा प्रोवाइड किया जाता है, सुपरविजन नहीं प्रोवाइड की जाती। लेबल्स की सूरत में हम मशीन को सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग में डाटा प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिस तरह हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही है। पहली एग्जांपल कि इसके अंदर आपके पास एक ऑडियो क्लिप है, वो ऑडियो क्लिप सिस्टम को दिया जा रहा है, मॉडल को दिया जा रहा है, मशीन को दिया जा रहा है। तो वो ऑडियो क्लिप इनपुट है। ऑडियो क्लिप इनपुट है, उसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट इस एग्जांपल के अंदर बताया जा रहा है कि टेक्स्ट है, कि मॉडल या मशीन इनपुट लेकर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रही है, टेक्स्ट बना रही है। इस पूरी एप्लीकेशन को स्पीच रिकग्निशन कहते हैं। तो ये एक तरह की सुपरवाइज लर्निंग है, जिसके अंदर हमने मशीन को इनपुट टेक्स्ट भी दिया है और उसको बताया भी है कि वो आउटपुट जो है वो क्या है। ये दूसरी एग्जांपल है आपके सामने सुपरवाइज लर्निंग की, जिसके अंदर एक लैंग्वेज एक टेक्स्ट की फॉर्म में इंसर्ट की जा रही है, मॉडल को फ्राहम की जा रही है, मॉडल के अंदर फीड की जा रही है। तो मॉडल क्या कर रहा है? उसको एक दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दे रहा है। तो इस तरह की लर्निंग के अंदर भी हम इनपुट दे रहे हैं पहले मॉडल को, और कन्वर्ट करने के लिए, उसको बताने के लिए, सिखाने के लिए लेबल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये जो आपको आउटपुट दिखाया जा रहा है, ये जो लेबल इनपुट किया जा रहा है, ये चाइनीज़ लैंग्वेज का है। इस तरह की एप्लीकेशन को एप्लीकेशन मशीन ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी मशीन ट्रांसलेशन की एक एग्जांपल है जो सुपरवाइज लर्निंग ही है। सुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल है ऑनलाइन एड लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग की ये एग्जांपल है ऑनलाइन एड। ये ऑनलाइन एड्स हमारे पास आते हैं जब हम नेट सर्फिंग करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के एड्स हमारे पास आ रहे होते हैं। ये एड्स रिकमेंड हो रहे होते हैं। किस तरह रिकमेंड हो रहे होते हैं? जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसी तरह के एड्स हमारी वॉल्स के ऊपर नज़र आते हैं। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये होती है कि हम जो कुछ सर्च करते हैं, गूगल करते हैं इंटरनेट के ऊपर, उससे हमारा एक लॉग जो है वो जनरेट हो रहा होता है। उस एल्गोरिदम में जाकर वो लॉग प्रोसेस होता है, जिससे पता चलता है यूज़र के इंटरेस्ट के मुताबिक, यूज़र का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। तो फिर आपकी वॉल के ऊपर हर तरह के ऐड नहीं आते। तो जो इंटरेस्ट आपका होता है जिन चीज़ों में, वो इंटरेस्ट का उसे पता चलता है आपकी नेट सर्फिंग की वजह से। तो उस तरह के एड्स जो हैं वो हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आ रहे होते हैं। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। आप गूगल जाएं, किताबों के बारे में सर्च करें, तो आप देखेंगे कि आपके फेसबुक के ऊपर, आपकी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको किताबों के एड्स आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आप सर्च करें, जाके कपड़ों के बारे में सर्च करना शुरू करें, तो आप देखेंगे आपके फेसबुक के ऊपर, आपके दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर आपको क्लॉथ्स के जो है ना वो ऐड आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह ये ऐड पूरे प्रोसेस होते हैं, पूरा एल्गोरिदम लगता है कि वो जब यूज़र आता है सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए, तो अब उसको ऐड उनको दिखाने होते हैं। वो चेक करते हैं कि आपका पुराना जो सर्फिंग रिकॉर्ड है वो क्या है। उसके मुताबिक वो मशीन डिसाइड करती है कि ये ऐड जो हम दिखाने जा रहे हैं, यूज़र इस पर क्लिक करेगा या नहीं करेगा। सेल्फ ड्राइविंग कार बहुत सुनते हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है दुनिया इसके मुतालिक। ये भी एक एग्जांपल है सुपरवाइज लर्निंग की। इसके अंदर भी कार को इनपुट मिल रहा होता है रेडार्स के थ्रू, जीपीएस मैप्स के थ्रू, लिडार्स के थ्रू और दूसरी तरीक़ों से, जिसके बाद वो प्रोसेस होकर दूसरी कार्स की पोजीशन जो है वो आइडेंटिफाई हो रही होती है। तो इस तरह ये भी एक एग्जांपल है सुपरवाइज लर्निंग की कि पहले कार को जो है वो डाटा इस तरह प्रोवाइड किया जाता है, पोजीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, उस पर वो लर्निंग करती है और बाद में फिर वो खुद उसको परफॉर्म करना शुरू करती है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सुपरवाइज लर्निंग होती है। जिस तरह एग्जांपल आप देख रहे हैं कि इसका एक आपको मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहा है जो मोबाइल फ़ोन डिफेक्टेड नहीं है, जबकि आपको एक और मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहा है जो आपको स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर, ये डिफेक्टेड मोबाइल फ़ोन है। तो इस तरह की प्रोसेसिंग में भी आप क्या करते हैं कि मॉडल को बहुत सारे बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो कराई जाती हैं और फिर डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स भी शो कराई जाती हैं, और उस पर मॉडल को ट्रेन किया जाता है कि भाई आप आइडेंटिफाई करना सीख लें। यानी मॉडल ये सीख ले कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टेड नहीं है और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टेड है।
तो इस तरह ये विजुअल इंस्पेक्शन कहलाता है पूरा प्रोसेस, कि आप इसको ऑटोमेट कर रहे हैं अपने विजुअल इंस्पेक्शन को। पहले आप क्या करते हैं, मैनुअली जब काम करते हैं तो वहाँ क्वालिटी कंट्रोल के लोग बैठे होते हैं जो हर प्रोडक्ट जो जनरेट हो रही है, जो मैन्युफैक्चर हो रही है, उसको मैनुअली जो है वो चेक करते हैं कि इसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं। तो यहाँ आप इस सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं। दिस इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। तो अब तक हमने जाना कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है, उसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। हम इसको कंक्लूड करते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग क्या चीज़ है, जस्ट A to B मैपिंग। कि मॉडल इसके अंदर सीखता है कि किस तरह से इनपुट को आउटपुट B पर मैप करना है। बहुत सारे इनपुट आ रहे होंगे, क्लासिफाई करेगा कि ये इनपुट जो है वो किस कैटेगरी से, किस क्लास से बिलोंग करता है, उस आउटपुट कैटेगरी पे जाकर वो इनपुट जो है वो मैप हो जाएगा। दिस इज़ ऑल कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। ये जो ग्राफ आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये है परफॉर्मेंस वर्सेस अमाउंट ऑफ डाटा, कि किस तरह इन दोनों के दरमियान जो है वो कंपैरिजन चलता है। तो हम अभी एक लाइन देख रहे हैं ट्रेडिशनल AI की। ये हमारे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम बनाते हैं, उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डाटा आप सॉफ्टवेयर्स को प्रोवाइड कर देते हैं, परफॉर्मेंस आपकी लॉक हो जाती है। सॉफ्टवेयर बन गया, हमेशा वो उस परफॉर्मेंस को दोबारा रिपीट करता रहेगा, परफॉर्मेंस उसकी वेरी नहीं करेगी। लेकिन अब हमारे पास जब ट्रेडिशनल AI से निकलकर आप मॉडर्न AI की तरफ आए हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूरल नेटवर्क का दौर है। न्यूरल नेटवर्क किस तरह काम करते हैं? न्यूरल नेटवर्क डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ डाटा के ऊपर। जितना ज़्यादा बिग अमाउंट ऑफ डाटा होता जाता है, उसी तरह परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है वो शूट करता रहता है, बढ़ता रहता है। और ज़्यादा डाटा आएगा, न्यूरल नेटवर्क का साइज़ बड़ा करते जाते हैं। ये ग्राफ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम न्यूरल नेटवर्क का साइज़ बड़ा करते जा रहे हैं, परफॉर्मेंस का लेवल जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हायर द अमाउंट ऑफ डाटा पॉसिबल कि हायर द परफॉर्मेंस। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा होगा, परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा मॉडल की बेहतर होती चली जाएगी। व्हाट इनेबल्स मशीन लर्निंग टू वर्क सो वेल? वो क्या चीज़ है जिसकी बिहाफ पर मशीन लर्निंग इतना अच्छा परफॉर्म करती है? वो है डाटा। डाटा, जिस तरह हमने पहले भी बात की, इनॉर्मस अमाउंट में हमारे सराउंडिंग में डाटा जनरेट हो रहा है। आप अपना ही सेल फ़ोन भी हाथ में ले लें और उसमें ही देखें कि हर तरह का डाटा जो है वो मौजूद है। वीडियोस भी हैं, ऑडियोज़ भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, टेक्स्ट भी है, PDFs भी हैं, हर तरह का डाटा जनरेट हो रहा है। यही वो एक बेसिक एलिमेंट है जो मशीन लर्निंग की बेस्ट परफॉर्मेंस के बिहाइंड है। तो आज का हमारा डिस्कशन होगा अबाउट डाटा। हम पहले देखेंगे टेबुलर डाटा की फॉर्म्स क्या हैं, फिर हम दूसरे टाइप ऑफ डाटा की तरफ जाएंगे। ये हम जो डाटा सेट देख रहे हैं जिसमें रॉज हैं, कॉलम्स हैं, ये टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा है। इस पर्टिकुलर डाटा के अंदर हम देख रहे हैं 2 कॉलम्स हैं। अच्छा, जब हम मशीन लर्निंग के अंदर डाटा के बारे में बात करेंगे तो जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे के सारे फीचर्स कहलाएंगे, डाटा के फीचर्स कहलाएंगे। रॉस तो रिकॉर्ड्स कहलाती हैं, जितनी रॉस चलेंगी, इन कॉलम्स अब मशीन लर्निंग में डाटा के फीचर्स कहलाएंगे। तो जिस डाटा को अभी हम यहाँ सामने देख रहे हैं, ये आप यहाँ पर 2 कॉलम हैं, इसका मतलब है इस डाटा के अंदर 2 फीचर हैं, जिसमें हमें नज़र आ रहा है पहला फीचर है साइज़ ऑफ हाउस, कि मकान का साइज़ क्या है। दूसरा फीचर है प्राइस, $1000 में उसके प्राइस क्या है। तो एक सिंपल फॉर्म ऑफ डाटा है जिसके अंदर हमारे पास 2 फीचर हैं, साइज़ ऑफ हाउस एंड प्राइस ऑफ हाउस। इन फीचर्स को मशीन लर्निंग टर्म में जब हम बात करेंगे तो हम नाम देंगे। जिस तरह हमने देखा था सुपरवाइज लर्निंग में, एक इनपुट है, हम उसे हमेशा A कहते हैं, और एक आउटपुट है जिसे हम B कहते हैं। तो इनपुट और आउटपुट या A to B। सुपरवाइज लर्निंग की डेफिनेशन आपको याद होगी कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है, A to B मैपिंग। तो जब भी A कहूँगा इसका मतलब क्या होगा, इनपुट, और जब भी B कहूँगा इसका मतलब क्या होगा, आउटपुट। अब इस टेबल के अंदर देखें, डेटा का एक फीचर बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जिसमें आ गया हमारे पास नंबर ऑफ बेडरूम्स। अच्छा, नीचे आप गौर करेंगे, आपको नज़र आ रहा है A जो है
वो 2 कॉलम्स तक एक्सपेंड हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब हमारे इनपुट फीचर्स 2 हैं, जिसके अंदर हम साइज़ ऑफ द हाउस बता रहे हैं और नंबर ऑफ़ बेडरूम बता रहे हैं। उसके अगेंस्ट हमारा आउटपुट क्या होगा? प्राइसिंग। यानी यूँ समझ लें कि आप अगर मकान ख़रीदने जा रहे हैं तो पिछले वाले डाटा सेट के अंदर हमने ये किया था कि हम किसी से कह रहे हैं अगर इतने गज़ का, इतने स्क्वायर फीट का मकान हमें चाहिए, तो वो हमें प्राइस बता रहा था कि भाई इतने का मिल जाएगा। अब हमने कहा कि भाई इतने गज़ का मकान भी चाहिए और उसके अंदर इतने बेडरूम भी होने चाहिए। तो ये अब हम उसे 2 फीचर बता रहे हैं और उससे हम प्राइस जो है वो कोट करवाना चाह रहे हैं। तो ये 2 फीचर अब पूरा ए है, यानी दोनों फीचर मिलकर अब हमारा इनपुट है और आउटपुट हमारा सिंगल फीचर है जो उसकी प्राइसिंग है। डाटा बिजनेस टू बिजनेस चेंज हो सकता है, बिजनेस लॉजिक के हिसाब से डाटा चेंज हो सकता है। यानी अगर हमने जो कॉलम्स देखे हैं उसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि हम प्राइस प्रिडिक्ट करवा रहे हैं, हमारा आउटपुट जो है वो प्राइस है, हम इनपुट ए दे रहे हैं और आउटपुट जो है वो प्राइसिंग है। ये भी मुमकिन है कि हम इनपुट प्राइस दे दें और आउटपुट जो है वो हमारा साइज़ निकल के आ जाए। यानी इसको समझने की कोशिश करें कि हमने किसी एजेंट के पास हम गए, हमने पहले अपना बजट बताया उसे, उसने हमें साइज़ बता दिया। या इससे पिछले वाले केस के अंदर हम बता रहे थे कि हमें इतने साइज़ का घर चाहिए और प्राइसिंग वो कोट कर रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये कर सकते हैं, इसको ट्विस्ट कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें। हम ये कर सकते हैं कि हम कहेंगे यार ये हमारा बजट है, ये हमारी प्राइसिंग है, इसके इतने पैसों में ये बताया जाए कि भाई कितने गज़ का और कितने बेडरूम्स का मकान जो है मिल जाएगा। तो बिज़नेस लॉजिक के हिसाब से आपका आउटपुट और इनपुट जो है वो शिफ्ट हो सकता है। कभी इनपुट पहले केस में ए था, आउटपुट बी था, अब की दफ़ा में जो बी था वो ए बन गया है, यानी प्राइसिंग इनपुट बन गई है और ए जो है वो बी बन गया, यानी साइज़ ऑफ द हाउस जो है वो आउटपुट बन गया है। अब ये जो डेटा सेट आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो अभी हम बात कर रहे थे कि जिसके अंदर आउटपुट और इनपुट दोनों शिफ्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 2 जो फीचर हैं वो अब आउटपुट हैं यानी बी हैं, और एक जो प्राइसिंग का फीचर था जो पहले आउटपुट था अब वो इनपुट है यानी ए है। किसी प्रोजेक्ट को करने से पहले ज़ाहिर है उसका हमें डेटा रिक्वायरमेंट है। ये डेटा एक्वायर कैसे किया जाता है? एक्वायर करना मतलब जमा कैसे किया जाएगा? हम कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसके लिए हमें डाटा की ज़रूरत है। तो अब डाटा किन रिसोर्सेज से और किस तरह कलेक्ट किया जा सकता है? तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है मैनुअल लेबलिंग। चल लेबल की बात हम कर लें। लेबल क्या चीज़ है? लेबल है वही आउटपुट जो हम डाटा के साथ दे रहे हैं, यानी कि डेटा देंगे और आउटपुट जो डेटा को मशीन को समझाने के लिए दे रहे हैं उसी को हम कह सकते हैं अब डेटा भी दे रहे हैं और लेबल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हम डेटा जमा तो कर लेते हैं, हमें बाज़ औक़ात उसकी मैनुअल लेबलिंग करनी पड़ती है। जिस तरह आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि कैट है तो साथ में कैट लिखा हुआ है, तो एक पिक्चर जो है वो डेटा है और उसके साथ जो उसकी आइडेंटिटी है कि वो कैट है, दिस इज़ द लेबल, डेटा और लेबल। दूसरा नॉट कैट, फिर नॉट कैट। अब ये नॉट कैट क्यों है? देखिए हमने पहले डिस्कशन किया था कि जितना भी नैरो इंटेलिजेंस का काम है वो एक सिंगल टास्क परफॉर्म करने का है। जो भी मॉडल होगा वो एक सिंगल टास्क परफॉर्म करेगा। अब अगर मैं कोई मॉडल ट्रेन करना चाहता हूँ जो ये जान सके या ये बता सके कि जो पिक्चर मेरे सामने आई है वो कैट की पिक्चर है या नहीं, तो ऐसी सूरत में अब मुझे डाटा की लेबलिंग किस तरह करनी पड़ेगी? जो कैट होंगी उन्हें तो कैट कहना पड़ेगा और जो कैट नहीं होंगी उनके नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ ये कहना है कि वो कैट नहीं है। अगर उनके नाम बताएंगे तो मुश्किल हो जाएगी मॉडल को ट्रेन करना। हमें सिंपल कॉन्सेप्ट रखना है, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना है। इसलिए आप दीगर तमाम आइटम, दीगर तमाम पिक्चर्स जितनी भी होंगी उन्हें नॉट कैट कहेंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है
कि जब वो कैट आ जाए तो वो उसको आइडेंटिफाई कर ले। दूसरी चीज़ों का नाम आपने प्रिडिक्ट करवाना ही नहीं है उससे, तो इसलिए उनके नाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ए और बी रखेंगे कि कैट है या नहीं है। मैनुअल डाटा लेबलिंग के बाद हम डाटा एक्वायर कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर्स से। ह्यूमन बिहेवियर्स से क्या मतलब है भाई, हम बहुत सारी जगह पर जो है ना वो कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। जब आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो क्या होता है, उस वेबसाइट पर आपका लॉग बनता है कि ये बंदा कब इस वेबसाइट पर आया था, ये कोई अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो तो वहाँ पर उसने कोई चीज़ परचेज़ की थी, कितने अमाउंट की परचेज़ किया था, किस टाइप का आर्टिकल जो है वो परचेज़ किया गया है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जो हैं वो आपकी वेबसाइट पे रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो ये आपका बिहेवियर है, ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो रिकॉर्ड हो रही हैं, और ये भी एक तरह का डाटा है। डाटा सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर नहीं हो सकता, डाटा मशीन का बिहेवियर भी हो सकता है। कोई मशीन का लॉग भी हो सकता है। इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, इनके लॉग्स बन रहे होते हैं कि किस वेरिएबल के साथ मशीन की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है। जिस तरह अभी आप ये डाटा देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास मशीन की आईडी है, उसका टेम्परेचर आ रहा है और उसके ऊपर प्रेशर कितना है वो आ रहा है। इन टर्म्स के बाद आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास मशीन में जो है वो फॉल्ट आया या नहीं आया, इस डेटा के पर फॉल्ट आया या नहीं आया, इस प्रेशर इस टेम्परेचर के साथ इस मशीन की आईडी पे फॉल्ट आया नहीं आया। अब ये ह्यूमन बिहेवियर नहीं है, ये मशीन का बिहेवियर, ये भी डेटा जनरेट हो रहा है। डाटा जमा कैसे किया जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। आप डाटा कैसे जमा करना चाहते हैं, आया आप डाटा खुद जमा करना चाहते हैं, किसी और से जमा कराना चाहते हैं, इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। अभी आप सोचना शुरू करें कि अब मैंने कोई प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, लिए सबसे पहली चीज़ डाटा चाहिए होगा, उसके लिए डाटा आएगा कहाँ से। तो कुछ ऑप्शंस हैं जो मुमकिन है, जिनके बारे में सोचा जा सकता है। उसमें पहला ऑप्शन क्या है कि डाटा कहीं वेबसाइट पर अवेलेबल हो, आप उसको डाउनलोड कर लें, यानी कि पहले से किसी ने डाटा जो है वो रेलेवेंट डाटा जो आपके प्रोजेक्ट के लिए रेलेवेंट है वो पहले से अवेलेबल है, आप उसे वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। लेकिन ऐसा हो सकता है कि फ्री में अवेलेबल ना हो, तो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। परचेज़ पावर नहीं है, परचेजिंग पावर आपकी, अभी आप इनिशियली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इतना फंड्स भी नहीं है आपके पास, तो फिर आप उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं कि भाई मैं आपका डाटा इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, हम जो भी प्रोडक्ट होगी उसमें पार्टनरशिप कर लें, वो जो भी रेशियो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो फ्री वेबसाइट्स पे जा सकते हैं जहाँ डाटा अवेलेबल है, जहाँ से फ्री में परचेज़ कर सकते हैं। अभी हम इनिशियली जितना भी मशीन लर्निंग पे काम करेंगे, हम ये देखेंगे कि ज़्यादातर डाटा हमें फ्री में अवेलेबल है, अनटिल एंड अनलेस कि आप कोई ऐसा स्टार्टअप, कोई ऐसा प्रोजेक्ट करने के लिए जाएं कि जिसका डाटा मार्केट में पहले से अवेलेबल ना हो, जो बिल्कुल यूनिक हो, पहले उस पर किसी ने काम किया हुआ ना हो, तो फिर आपको डाटा जो है वो मैनुअली जाकर खुद कलेक्शन करनी पड़ेगी, या किसी डाटा फर्म को आपने हायर करना पड़ेगा कि ये डाटा जो है वो हमारे लिए आप कलेक्ट करें, अगर वो अवेलेबल नहीं है पहले से। यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ डाटा। अच्छा, यूज़ ऑफ डाटा और मिस यूज़ ऑफ डाटा की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाती है स्ट्रेटजी कि आप कोई काम करना चाहते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, बेसिकली जो एआई बेस्ड प्रोजेक्ट है। अब आप सोच रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो जो इसके लिए डाटा चाहिए होता है मुझे, तो आप डाटा जमा करने निकल गए और यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, महीने, साल और कई साल भी आपके लग सकते हैं डाटा कलेक्शन में। तो अब आप डाटा कलेक्ट करने में आपके 2-3 साल लग गए, उसके बाद आप वो डाटा जो है वो एआई टीम के पास ले आए और एआई टीम ने उसके अंदर कोई नुक्स निकाल दिया, कोई चीज़ ऐसी बता दी कि जो मिसिंग है, तो फिर आपकी वो सालों की, महीनों की सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो ये आपके पास अप्रोच गलत हो सकती है, इसको फॉलो करना नुकसान का बायस हो सकता है कि आप पहले जो है डाटा जमा करें, बाद में एआई टीम के पास जाएं। तो करना क्या चाहिए हमें? करना ये चाहिए कि हमें जैसे जैसे डाटा कलेक्शन शुरू हो जाए हमारी, वैसे वैसे एआई टीम के साथ कोलैबोरेशन शुरू हो जाना चाहिए।
एआई टीम से गाइड्स मिलती रहनी चाहिए। आप वीकली बेसिस पे एआई टीम को अपना डाटा जो है प्रोवाइड करते रहें, ताकि वो उसको मॉनिटर करते रहें कि जो प्रोजेक्ट हम उनसे करवा रहे हैं, जो टास्क हमने उनको दिया हुआ है, हम जो चीज़ें ला रहे हैं वो उनके मयार की हैं या नहीं है। अगर उसमें कोई एडिशन करना है, कोई प्लस माइनस करना है डाटा के अंदर, तो वो प्रम्प्ट जो है वो काम करते रहें और आपको रेस्पॉन्ड करते रहें, ताकि आप डाटा कलेक्शन जो है वो उसी हिसाब से करते रहें। ये बड़ा ज़रूरी है। अगर इस तरह नहीं होगा तो हमने कहा ना कि वो फिर आपकी मेहनत जो है वो सारी की सारी ज़ाया हो सकती है। तो डाटा कलेक्शन के साथ साथ एआई टीम के साथ जो है वो कोलैबोरेशन आपको साथ साथ रखना चाहिए, ताकि एआई टीम जो है वो आईटी टीम जो कि डाटा कलेक्ट कर रही है वो उनको गाइड कर सके कि जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए, उसके लिए डाटा क्वालिटी जो आप ला रहे हैं वो सही है या नहीं है, या उसके अंदर कोई चेंजेस हैं तो वो फौरी तौर पे जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी जाए कलेक्शन करते वक्त। जिस तरह हम ये मिसाल देख रहे हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसके अंदर जो है वो डाटा कलेक्ट किया गया है मशीन का, और जब ये आप फीचर्स को देखें, इसके मशीन की आईडी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और उसका फॉल्ट है कि फॉल्ट है या नहीं। अब हो रहा क्या है कि ये जो डाटा कलेक्शन हुई है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि भैया आपने डाटा कलेक्शन हर 10 मिनट के बाद की डाटा कलेक्शन की है, लेकिन क्या ही बेहतर होता कि ये डाटा कलेक्शन हर 1 मिनट के बाद की होती। आप देखें, छोटी सी बात है लेकिन ये डिफरेंस क्रिएट कर रही है, ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि आपने मशीन का लॉग जो है वो मेंटेन किया है हर 10 मिनट के बाद का, 1 मिनट के बाद का लॉग मेंटेन नहीं हुआ है। तो अब आपको दोबारा से 1 मिनट का डाटा लॉग करने के लिए मशीन की उतनी ही रनिंग चाहिए। अगर वो 1 साल का डाटा है तो यू विल हैव टू वेट 1 ईयर अगेन टू रिकॉर्ड एवरी मिनट डाटा। तो इट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपको पहले ही हफ्ते में पता चल जाती, ये प्रॉब्लम आपको पहले ही दिन पता चल जाती, या पहले महीने के बाद पता चल जाती, तो फिर आप उसको उसी वक्त हैंडल कर लेते और आपको बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं होता, आप आसानी से वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते थे। एक और अप्रोच है जो कि गलत है कि अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है और आप ये एज्यूम करके बैठे हैं कि सिर्फ डाटा ही तो चाहिए होता है, तो मैं उस पर बहुत अच्छी एआई परफॉर्म कर सकता हूँ, तो ये भी अप्रोच गलत है। वजह उसकी क्या है कि डाटा तो आपके पास इनफ अमाउंट में है, लेकिन अभी ज़ाहिर सी बात हमने डिस्कस किया कि वो अभी एआई टीम के साथ कोलैबोरेट नहीं हुआ है। वो एआई टीम ही बेहतर जानती है कि जो प्रोजेक्ट आप करना चाह रहे हैं वो डाटा उस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। वैल्यूएबल होना या इनवैल्यूएबल होना या इनएक्यूरेट होना, इसका मतलब क्या है? कोई डाटा वैल्यूएबल है और कोई डाटा वैल्यूएबल नहीं है, इसकी वजूहत क्या होती हैं? लेकिन डाटा कलेक्शन के अंदर और डाटा रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत सारे चांसेस हैं कि बहुत सारी गलतियां होती हैं। आप सर्वे करके डाटा कलेक्ट करें, आपने बहुत अच्छा सर्वे करके एक्यूरेट डाटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन जब आप डाटा एंट्री करने गए वहाँ पर आपसे गलतियाँ हो गई, या सर्वे के दौरान ही गलतियाँ हो गई। एक्यूरेट तो उसी इनपुट तो डाटा को फीड तो उसी तरह किया गया डेटाबेस के अंदर जिस तरह फॉर्म के ऊपर आपने सर्वे करा के लिया था, लेकिन सर्वे में ही गलत लिया है तो डाटा एंट्री भी गलत हो गई। तो डाटा मैसी हो सकता है। आप सिर्फ अमाउंट ऑफ डाटा को नहीं देखेंगे कि मेरे पास बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डाटा है, हो सकता है वो डाटा मैसी हो। मैसी किन टर्म्स में हो सकता है? मैसी की पहली चीज़ हो सकती है गलत लेबलिंग हुई हो, जिस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि कैट को नॉट अ कैट मार्क कर दिया गया और एक परिंदे को कैट कह दिया गया। अब ये टाइपिंग एरर भी हो सकता है, ये गलत एंट्री भी हो सकती है, ठीक है, ये गलत रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। बहरहाल जो भी गलती है इसकी वजह से आपका ये रिकॉर्ड ख़राब हुआ है, ये रिकॉर्ड वैल्यूएबल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए डाटा मैसी है। डाटा मैसी होने की दूसरी वजह हो सकती है कि डाटा मिसिंग हो सकता है। डाटा मिसिंग कैसे हो सकता है कि भाई आपका सर्वेयर जो है वो डाटा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जब उसने किसी शख्स से वो बात पूछी, उसने वो बात का जवाब दिया ही नहीं, सर्वेयर ने उससे पूछा ही नहीं, तो वो कॉलम, वो सेल डाटा का खाली रह गया। अब सब खाली रह गया तो वो डाटा उसमें आया ही नहीं, और जब फीड किया जाने लगा तो फीड करते हुए भी डाटा फॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो वो रिकॉर्ड के अंदर भी डाटा नहीं जाएगा। अब आप अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, लेकिन वो डाटा मैसी है,
ड्यू टू रॉन्ग लेबलिंग, वो डाटा मैसी है ड्यू टू मिसिंग वैल्यूज़, वो डाटा मैसी हो सकता है फेक वैल्यूज़ की वजह से। ये फेक वैल्यूज़ क्या होती हैं? आपने किसी सर्वेयर को भेजा डाटा रिकॉर्ड करने के लिए, वो एक्चुअल मार्केट में क्या थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, बाद में उसने घर बैठ के सारे फॉर्म फिल कर दिए। तो फॉर्म तो सारे फिल हो गए, लेकिन वो ट्रू वैल्यूज़ नहीं है। जब वो ट्रू वैल्यूज़ नहीं है तो वो डाटा आपको बेहतर रिजल्ट्स नहीं देने वाला। जिस तरह आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि हमारे पास डाटा है, इसमें 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। कुछ जगहों पर आपको नज़र आ रहा है कि वैल्यू अननोन है। ये हैं वो मिसिंग वैल्यूज़ कि जो डाटा में फीड ही नहीं की गई, जिसकी वजह से आपका डाटा मैसी है। अच्छा, एक बात और नोट करेंगे, मिसिंग वैल्यूज़ के साथ साथ यहाँ पर रॉन्ग वैल्यू भी फीड है। आप एक कॉलम में देख रहे हैं कि मकान की कीमत जो है वो डॉलर्स में 0.001 आ रही है। आप खुद अज्यूम करें, क्या कोई मकान $0.001 का हो सकता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ डाटा जिसने भी फीड किया है उसने यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक जो है वो कर दी है। अब डाटा के कॉलम्स तो हैं, रिकॉर्ड्स तो है, लेकिन डाटा एंट्री जो है वो गलत हुई हुई है। दिस इज़ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ मैसी डाटा। आज हम डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग वर्सेस डाटा साइंसेस। हमने मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश की, हमने डाटा साइंस का कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश की, और मैं दोबारा रिपीट करूं कि हमने क्या सीखा था कि डाटा साइंस क्या है। डाटा साइंस हमें इनेबल करती है कि हम अपने डाटा की इनसाइट्स जान सकें, यानी कि डाटा साइंस का जो आउटपुट होता है वो एक स्टोरी होती है, वो एक प्रेजेंटेशन होती है, वो एक रिपोर्ट होती है जो कि आप अपने बिजनेस पर्सनल्स को देते हैं या उन लोगों को देते हैं जो डिसीजन मेकर्स होते हैं। वो आपकी उन इंसाइट्स पर बेस करते हुए डिसीजन लेते हैं टू इन्हांस देयर ऑन बिजनेस, कि उनका बिजनेस किस तरह इन्हांस कर सकता है। जबकि मशीन लर्निंग में हमने ये जाना कि मशीन लर्निंग का आउटपुट क्या होता है। मशीन लर्निंग का आउटपुट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप इनपुट देते हैं और वो उसके अगेंस्ट आपको एक आउटपुट जनरेट करके देता है। तो ये की डेफिनेशंस थी मशीन लर्निंग की और डाटा साइंसेस की। तो हम इन शॉर्ट मशीन लर्निंग को डिफाइन कर सकते हैं कि एक फील्ड ऑफ स्टडी है दैट गिव्स कंप्यूटर एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, कि इसके अंदर हम कंप्यूटर को प्रोग्राम नहीं करते, एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करते, बल्कि एक बार हम उसको लिख लेते हैं, वो अपने आप को खुद लर्निंग करती रहती है और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती रहती है। मशीन लर्निंग और डाटा साइंस, इनकी एग्जाम्पल्स हम बारहा ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। अगर आप नोट करते हैं, हमने पहले भी बात की थी ऑनलाइन एड इंडस्ट्री की, कि जितने एड्स हमारे पास आ रहे होते हैं वो सारे मशीन के डिसीजंस पर ही आ रहे होते हैं, वो सारी डाटा साइंसेस की बेस पर ही आ रहे होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारा लॉग बनता है, वो लॉग मशीन के पास या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद होता है। उन एड्स को उनकी स्टैटिस्टिक्स जानकर वो ये कोशिश करते हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, मशीन ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है कि हमारे पास जो एड्स हैं उनमें से कौन सा वाला ऐड जो है वो उस यूज़र को दिखाया जाए कि चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों कि यूज़र इस वाले ऐड के ऊपर ज़रूर क्लिक कर जाएगा। तो ऑनलाइन ऐड इंडस्ट्री जो है वो बेहतरीन एग्जाम्पल है इस बात को समझने के लिए, और एक कॉमन फिनोमिना है जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। हम यूज़ इसको बार बार कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन अब आप लोग जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया होगा, और आप टेस्ट भी कर सकते हैं इसको, कि आप गूगल करें, कुछ चीज़ों को सर्च करें और देखें कि जो है ना वो किस तरह से जो है उसी किस्म के ऐड जो हैं वो आपके वेब पेजेस के ऊपर जिन पे आप सर्फ कर रहे हैं या जिन पे आपने आईडीज़ क्रिएट की हुई हैं, वो आपको ऐड जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डीप लर्निंग। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि मशीन लर्निंग और डाटा साइंस किस तरह से काम करती है, और मशीन लर्निंग का आउटपुट क्या है, डाटा साइंस का आउटपुट क्या है, किस तरह ऑनलाइन एड इंडस्ट्री के अंदर मशीन लर्निंग और डाटा साइंस दोनों मिलकर काम करती हैं। अब ये इसके पीछे फंक्शन क्या है, ये सारा परफॉर्मेंस चल कैसे रही है, इन तमाम सवालों का जवाब है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग में जिस तरह आप ये पिक्चर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आपको ये पिक्चर एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की है। इसके अंदर आप पुराने डेटा सेट को ही जहन में लाएं जहाँ हमारे पास कुछ फीचर्स थे, साइज़ था, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स थे और नंबर ऑफ़ बाथरूम्स थे, और प्लस वो हाउस जो है वो न्यूली रेनोवेटेड हाउस है या नहीं।
ये सारा डाटा था जिसके ऊपर हम प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे थे। ये उसी डाटा की एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर डीप लर्निंग को इन्वॉल्व दिखाया जा रहा है। कुछ बातें करते हैं इस पिक्चर के अंदर जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़, ये एक न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंस्पिरेशन है इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स के साथ। लेकिन इसके आगे इसीलिए हम आर्टिफिशियल का वर्ड यूज़ करते हैं कि ये एक्चुअली दिमाग के न्यूरॉन नहीं हैं, ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं। दूसरी बात हमें यहाँ समझनी पड़ेगी कि ये जो मशीन लर्निंग का फिनोमेना है, जो डीप लर्निंग का फिनोमेना है, इस सारे फिनोमेना के अंदर कोई भी चीज़ ब्रेन से मुमासलत नहीं रखती, सिमिलर नहीं है ब्रेन से। टास्क परफॉर्म होते हैं उसी तरह से जिस तरह ब्रेन परफॉर्म करता है, टास्क परफॉर्म करता है। किस तरह परफॉर्म करता है, वो क्या एल्गोरिदम्स हैं जो ब्रेन में अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, उसका डीप लर्निंग एल्गोरिदम से कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो पिक्चर की तरफ दोबारा आते हैं। सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ कुछ सर्किल्स बने हुए हैं। दीज सर्किल्स आर कॉल्ड नोड्स और न्यूरॉन्स। वर्टिकली जो आपको सर्किल नज़र आ रहे हैं, ये सारे वर्टिकल सर्किल इन कंबाइन एक साथ मिलकर ये एक नेटवर्क की लेयर फॉर्म करते हैं। जिसी तरह हमारे पास इस नेटवर्क के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि 3 लेयर्स जो ब्लू हैं, एक आपके पास ऑरेंज लेयर है और एक में आपके पास डाटा नज़र आ रहा है। जहाँ से डाटा फीड हो रहा है, इस लेयर को हम इनपुट लेयर कहते हैं। और जहाँ हमें लास्ट जो लेयर है जिसके अंदर एक सिंगल न्यूरॉन है, उस लेयर को हम आउटपुट लेयर कहते हैं। दरमियान की तमाम लेयर्स हिडन लेयर्स कहलाती हैं। यही वो एक्चुअल पार्ट है न्यूरल नेटवर्क का जहाँ पर सारा ऑपरेशन जो है परफॉर्म होता है, जो हमसे हिडन रहता है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ इनपुट लेयर होती है और आउटपुट लेयर होती है। न्यूरल नेटवर्क के अंदर किस तरह कैलकुलेशन हो रही है, हर न्यूरॉन के ऊपर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को क्या सिग्नल दे रहा है, किस तरह कैलकुलेट करके दे रहा है, ये हमें नज़र नहीं आ रहा होता। हम सिर्फ जान रहे होते हैं इनपुट क्या गया है और हमारे पास आउटपुट क्या है। ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं पिक्चर में, ये लाइंस ये एजेस कहलाती हैं। आप ज़रा सा गौर करेंगे इस पिक्चर के ऊपर तो आपको नज़र आएगा कि हर लेयर का एक न्यूरॉन बाकी लेयर की तमाम न्यूरॉन से कनेक्टेड है। पहले न्यूरॉन को देखें, वो अगली लेयर के तमाम न्यूरॉन से कनेक्टेड है। दूसरे न्यूरॉन को देखें, वो अगली लेयर के तमाम न्यूरॉन से कनेक्टेड है। इसीलिए इस तरह के नेटवर्क को डेंस कनेक्टेड नेटवर्क कहते हैं या डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क कहते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी नेटवर्क के स्ट्रक्चर के बारे में। दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आज का हमारा टॉपिक है एआई एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स। जैसा कि हमने प्रीवियस तमाम स्टडी के अंदर देखा कि मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते रहे, जिसमें सबसे मेजर टर्मिनोलॉजी मशीन लर्निंग की थी, डाटा साइंस की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थी और इनके आउटपुट से मुताल्लिक थी। तो आज हम उनको फर्दर जो है वो डिस्कशन करते चले जाते हैं। सबसे पहला जो हमारी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है एआई से रिलेटेड, वो मशीन लर्निंग है। उसके अलावा दूसरी जो अहम टर्मिनोलॉजी है वो डाटा साइंस की है। फिर हमारे पास डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी है। डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं। आप अपने नेटवर्क को डीप लर्निंग कह लें या उसको न्यूरल नेटवर्क कह लें, ये दोनों एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और किए जा सकते हैं आराम से। फिर सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये वो रिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं जो एआई की फील्ड के अंदर हमें स्टडी करने पड़ते हैं। आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है इस पिक्चर में जो हमें बता रही है कि कौन सा डिसिप्लिन किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, जिससे हमें ये पिक्चर भी क्लियर हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या डाटा साइंस है, क्या डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस पिक्चर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा डोमेन है। इस बड़े डोमेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जिसमें से एक डोमेन जो है वो मशीन लर्निंग का है।
फिर इसी तरह मशीन लर्निंग परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से एक बड़ा डोमेन अब डीप लर्निंग का है। फिर हम देख रहे हैं कि डेटा साइंस किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रही है, मशीन लर्निंग को यूज़ कर रही है और डीप लर्निंग को यूज़ कर रही है। तो ओवरऑल जो है वो कुछ चीज़ें, कुछ एल्गोरिदम जो है वो डेटा साइंस इस्तेमाल करके जो है वो इंसाइट्स निकालती है। अब तक की हमने जितनी स्टडी की है उसके अंदर हमने टेक्निकल नॉलेज के बारे में पढ़ा कि डेटा साइंस क्या चीज़ है, किस तरह काम करती है, मशीन लर्निंग का डोमेन क्या है, सुपरवाइज लर्निंग किस तरह से A to B मैपिंग करती है, या इनपुट और आउटपुट क्या चीज़ होती है, न्यूरल नेटवर्क किस तरह फंक्शनल होते हैं, लेयर्स क्या चीज़ होती हैं, इनपुट लेयर्स और आउटपुट लेयर क्या चीज़ हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये टेक्निकल नॉलेज से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसके अंदर उन लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए जो लोग अपनी कंपनी में मैनेजरियल पोजीशन पर हैं, डायरेक्टर पोजीशन पर हैं, बिजनेस लीडर हैं। उन लोगों के लिए इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट की बातें हैं। तो टॉपिक जिस तरह से आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, व्हाट मेक्स अ कंपनी AI कंपनी, कि अगर कोई कंपनी है वो अपने आप को शिफ्ट करना चाहती है AI कंपनी के अंदर, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो, चाहे वो डेटा कंपनी हो, वो पिवट करना चाहती है, शिफ्ट करना चाहती है AI कंपनी में, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो AI कंपनी की होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके पास डाटा एक्विजिशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसा कि हमने कहा, डाटा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग ऑल द प्रोसेस। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो डाटा की है। तो अगर कोई AI कंपनी है तो उसके पास कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए डाटा एक्विजिशन की। एक्विजिशन स्ट्रेटजी से क्या मुराद है, इसको यूँ समझ लें कि मैं कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ, कंपनी फॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास मशीन लर्निंग करने के लिए, AI करने के लिए डाटा के सोर्सेस क्या होंगे। क्या मेरी स्ट्रेटजी में ये है कि मैं डाटा खुद कलेक्ट करूँगा? क्या मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं डाटा किसी डाटा कंपनी के थ्रू कलेक्ट करवाऊँगा? क्या मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं डाटा किसी और का यूज़ करूँगा? जो भी जिस तरह से डिसाइड कर सकें कंपनी कि भाई उसकी स्ट्रेटजी जो है ये होनी चाहिए। दूसरी आपके पास है यूनिफाइड डाटा वेयरहाउस। आमतौर पर जो कंपनीज़ होती हैं, जो बिग जायंट्स होते हैं डाटा के, वो कभी भी अपना डाटा एक जगह पर नहीं रखते। उसके बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, डाटा लॉस के इश्यूज़ होते हैं, तो वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर अपने वेयर हाउसेस बनाते हैं। लेकिन AI कंपनी के लिए ज़रूरी है कि उसका सारा डाटा एक जगह पर हो। वजह उसकी वजह यह है कि AI टीम को डाटा का एक्सेस बहुत फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है। अगर डिफरेंट डाटा वेयर हाउसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा रखा हुआ है तो हर जगह राइट्स के इश्यूज़ हैं, एक्सेस के इश्यूज़ हैं, परमिशंस के इश्यूज़ होते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो कंज्यूम हो सकता है। तो बेटर सॉल्यूशन ये होता है कि एक ऐसा वेयर हाउस बनाया जाए जहाँ पर तमाम डाटा की कॉपी भी मौजूद हो, ताकि जो AI टीम है वो डाटा ईजी एक्सेस कर सके। तीसरी अहम चीज़ परवेसिव ऑटोमेशन, कि अगर आपकी कंपनी AI कंपनी है तो आपकी कंपनी मस्ट बी ईगर, वो सोचती रहे ऑटोमेशन के बारे में कि क्या क्या चीज़ें ऑटोमेट हो सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ों को देखे, अपनी इनसाइड द कंपनी स्ट्रक्चर देखे कि ऑटोमेशन हो सकती है। कोई ना कोई रास्ते ढूंढते रहे, घूमते फिरते रहे। जिस तरह आप क्योंकि मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, तो अब आपको भी परवेसिव होना चाहिए कि आप कहीं भी जाएं, आप इस बात पे गौर करना शुरू करें कि भाई ये काम मैं कैसे ऑटोमेट कर सकता हूँ। इस काम के अंदर AI इस्तेमाल की जा सकती है ऑटोमेट करने के लिए, नहीं। तो एक कंपनी को भी इसी तरह सोचना पड़ेगा कि वो अपना परवेसिवनेस शो करे किसी ऑटोमेशन के बारे में। फिर चौथी अहम चीज़ कि आपकी कंपनी अगर AI कंपनी है तो यकीनन उसके पास मशीन लर्निंग इंजीनियर्स होने चाहिए। अगर आप अपनी कंपनी को AI कंपनी में शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको अपना एक AI डिपार्टमेंट तो बनाएंगे ही, और AI डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करने वाले लोग होंगे वो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स होंगे, AI एक्सपर्ट्स होंगे। तो ये रोल भी AI कंपनी के अंदर होना लाजमी है। तो इसको समराइज़ करते हैं कि अगर आपके पास कोई कंपनी आती है कि भई वी आर एन AI कंपनी, आप हमसे काम करवाएं, तो आपको ये 4 पॉइंट्स जो है वो जहन में रख के उस कंपनी का प्रोफाइल देखना पड़ेगा। या आप अपनी कंपनी खुद शिफ्ट करना चाह रहे हैं
तो ये मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपने फॉलो करना पड़ेगा, जिनको आपने यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपकी कंपनी एक एआई कंपनी बन सके। आप अज्यूम कर रहे हैं कि एक एआई कंपनी फॉर्म हो चुकी है, वो जो हमने 4 पॉइंट्स देखे हैं उसको यूज़ करते हुए आई अज्यूम कि एआई कंपनी जो है वो फॉर्म हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एआई प्रोजेक्ट्स करना, अपनी कंपनी को एक्चुअली एआई में ट्रांसफॉर्म करना। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एग्जीक्यूटिंग पायलट प्रोजेक्ट्स टू गेन मोमेंटम। आपकी कंपनी छोटे प्रोजेक्ट्स करेगी खुद से ताकि एआई के अंदर उसका मोमेंटम बन सके। अब पायलट प्रोजेक्ट्स क्यों, बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं? तो रीज़न ये है कि अभी आप एआई के अंदर नए हैं, एआई डोमेन के अंदर आपकी कंपनी की एक्सपर्टीज़ नहीं है। आप एक सॉफ्टवेयर हाउस हो सकते हैं, आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स किए होंगे, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स किए होंगे, लेकिन अभी तक क्योंकि कंपनी ने एआई बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो जिसकी एग्जीक्यूशन बड़ी डिफरेंट होगी, उसके अंदर मसाइल भी होंगे, तो किसी बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डालना ख़तरे की अलामत हो सकती है। ज़ाहिर है अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लें और फेल हो जाए तो डीमोटिवेटेड भी होते हैं। तो इसलिए पहले पायलट प्रोजेक्ट्स करें, छोटे प्रोजेक्ट्स करें ताकि आपकी कंपनी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मोमेंटम में आ सके एआई के। अब प्रोजेक्ट्स आप करने का सोच तो रहें, अपनी कंपनी के अंदर भी आपने इन हाउस एआई की टीम जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी कि अपने लोगों को एआई की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। आउटसोर्स भी कर सकते हैं और अपने करंट एम्प्लॉयज़ को भी एआई की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग कराई जा सकती है। ब्रॉड एआई ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वो लोग ही एआई की ट्रेनिंग नहीं करेंगे जो लोग डायरेक्टली डेवलपमेंट कर रहे हैं या डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, बल्कि उस पूरे डोमेन में जो जो आ रहे हैं, बिज़नेस के लोग भी आ रहे हैं, सेल्स के लोग भी आ रहे हैं, डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं, सबको अपने अपने डोमेन के अंदर एआई की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ताकि सब समझ सकें कि एग्जीक्यूशन किस तरह करनी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। एआई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी में वही चीज़ कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए जाएं, हमारे पास एक्सपर्टीज़ क्या है, हम किस तरह के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। हमारी एक्सपर्टीज़ जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार की है, हमारी एक्सपर्टीज़ जो है वो फेस डिटेक्शन की है, हमारी एक्सपर्टीज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की है। तो जो आपके पास एक्सपर्टीज़ होंगी आप उन्हीं तरह के प्रोजेक्ट्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। फिर क्योंकि आपकी कंपनी जो है फॉर्म हो चुकी है तो अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो आपके पुराने कस्टमर्स हों, चाहे वो आपके वेंडर्स हों, सबको ये बात कन्वे करनी पड़ेगी कि हमारी कंपनी अब एक एआई कंपनी में शिफ्ट हो चुकी है। कंपनी फॉर्म हो गई, आपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में प्लानिंग कर ली। अब चूँकि पायलट प्रोजेक्ट करना है तो अब पायलट प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, तो इस बात को समझने के लिए आज का हमारा टॉपिक है डिसाइडिंग अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट, कि हम नए प्रोजेक्ट के बारे में की सिलेक्शन कैसे की जाए एक्चुअली। तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले टेक्निकल डिलिजेंस। टेक्निकल डिलिजेंस में अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है कि फीजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। अच्छा, जहाँ 2 बातें होती हैं, फीजिबिलिटी और पॉसिबिलिटी, कि बाज़ दफ़ा काम पॉसिबल तो होता है लेकिन हमारे लिए फ़ीज़िबल नहीं होता, हमारी कंपनी के लिए फ़ीज़िबल नहीं होता। तो आप जो प्रोजेक्ट्स चूज़ कर रहे हैं, जो डिसाइड कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें करना है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा ये फ़ीज़िबल है या नहीं। इसको मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर साइकिलिंग का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर उन्होंने हर कॉर्नर्स के ऊपर साइकिल स्टैंड्स बनाए हुए हैं जहाँ पर यूज़र आता है और अपना थंब साइकिल लगाता है, उसका रिकॉर्ड होता है उनके पास और वो साइकिल अनलॉक हो जाती है, वो कहीं भी अपना साइकिल लेके ट्रैवल कर जाता है और जहाँ उसका ट्रैवल ख़त्म होता है वहीं पर वो साइकिल दोबारा लॉक करता है और चला जाता है। अब अगर ये काम हम पाकिस्तान में शुरू कर दें, अब वो साइकिल जो है वो बड़ी नाजुक है, तो हमारे कंट्री के लिहाज से, हमारे सिटी के लिहाज से तो फीज़िबल नहीं है। पॉसिबल है लेकिन फ़ीज़िबल नहीं है, हम नहीं कर सकते, हमारी सड़कें ऐसी नहीं हैं, हमारे यहाँ सिक्योरिटी के जो है ना बहुत सारे मसाइल हैं, तो हमारे लिए इस तरह का प्रोजेक्ट करना जो है वो फ़ीज़िबल नहीं है। फिर उसके बाद अगर हमने प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया है तो अब ये देखना है कि यार ये काम एआई में होता भी है या नहीं होता।
ऐसा तो कोई काम ने तो नहीं डिसाइड कर लिया कि जो एआई में पॉसिबल ही ना हो। तो टेक्निकल इंटेलिजेंस करते वक्त इन दो बातों का ख्याल रखना है कि ये प्रोजेक्ट फीजिबल है और ये काम एआई से हो सकता है या नहीं हो सकता। अब ये कैसे पता चलेगा ये काम एआई से हो सकता है या नहीं हो सकता? तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लें, ऐसा काम सोचें जो आप कर सकते हैं सेकंड्स के अंदर, सेकंड्स के भी किसी हिस्से में आप वो टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। ऐसे किसी काम को आप ऑटोमेट करने के बारे में सोचें, यानी सिंपल कॉन्सेप्ट को लें। आप प्रोजेक्ट करने से पहले जो है ये नहीं सोचना है कि यार मैं कोई ऐसी चेयर बना लूँ इंटेलिजेंस बेस्ड कि जिस पर बैठूँ और चांद पे चला जाऊँ खुद ही। नहीं, आपने सिंपल कॉन्सेप्ट चुनना है, ऐसा टास्क कि जिसको आप खुद से सेकंड्स के भी किसी पार्ट के अंदर जो है ना परफॉर्म कर लेते हैं। बज़ाहिर तो लगेगा कि बहुत छोटा सा काम है, लेकिन जब ये अपनी फुल फ्लैश एप्लीकेशन के साथ आएगा तो इसके एडवांटेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के आपको एडवांटेजेस बहुत ही ज़्यादा नज़र आएंगे। आप स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये तमाम सुपरवाइज लर्निंग के टास्क हैं। हम ओवरऑल अभी तक जितनी भी गुफ्तगू कर रहे हैं वो सारी की सारी सुपरवाइज लर्निंग से मुताल्लिक है। तो कुछ टास्क आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर एक इनपुट है, एक आउटपुट है और उसकी टाइप ऑफ एप्लीकेशन बताई जा रही है कि ईमेल है, ईमेल आती है, आउटपुट जनरेट होता है कि ईमेल स्पैम है या नहीं। तो ये आपके पास स्पैम फ़िल्टरिंग कहलाता है। इसी तरह ऑडियो है, ऑडियो से टेक्स्ट जनरेट होता है, ठीक है, ये आपके पास स्पीच रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसी तरह लैंग्वेज ट्रांसलेशन है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज से किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर लें, इसको मशीन ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। फिर ऐड और यूज़र से मुतालिक हमने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की है कि यूज़र उस ऐड पे क्लिक करेगा या नहीं करेगा, इसको हम ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का डोमेन कहते हैं। इस तरह दूसरी और भी एग्जांपल्स हैं जो कि सारी सुपरवाइज लर्निंग की है। व्हाट मशीन लर्निंग टुडे कैन एंड कैन नॉट डू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ख़ास तौर पर मैनेजर्स के लिए, टीम लीड्स के लिए और बॉसेस के लिए। आम तौर पे क्या होता है कि बॉसेस क्योंकि ज़्यादातर टेक्निकल नहीं होते, वो बिज़नेस मैनेजर्स होते हैं, तो उन्हें टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं होता। वो फोर्सफुली ये चाह रहे होते हैं कि ये काम तो जी मशीन लर्निंग से करना ही करना है, ये काम तो एआई से होना ही होना चाहिए। जबकि डेवलपर लेवल पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको आइडिया होता है कि भाई ये प्रॉब्लम जो है वो मशीन लर्निंग का है ही नहीं, एआई का है ही नहीं, या अब तक जितनी एआई है उसके अंदर ये काम जो है वो पॉसिबल ही नहीं। जिस तरह आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, इसके अंदर जो है एक रिफ़ंड रिक्वेस्ट आई है। अब उसके अंदर आप इंटेंट तो रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट जो आ रही है, ये जो ईमेल आ रही है, इसके अंदर रिफ़ंड की रिक्वेस्ट हो रही है। लेकिन अब अगर बॉस बज़िद हों कि नहीं एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि वो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली 3-4 लाइनों का, 5 लाइनों का या एक पैराग्राफ का जवाब भी जो है ना उस ईमेल को खुद ही दे दे, तो ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। इंटेंट निकाला जा सकता है, सिंगल वर्ड से जो है ना वो कैच किया जा सकता है, लेकिन फुल फ्लैश आंसर जो है वो ईमेल का नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। ये बात तो हमें पता चल गई कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसका टेक्निकल इंटेलिजेंस ज़रूर होना चाहिए। टेक्निकल इंटेलिजेंस के 2 रूल्स हैं जो हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला रूल ये है कि आपका आइडिया, आपका कॉन्सेप्ट इंतहाई सिंपल होना चाहिए। दूसरी बात, जो आपका आइडिया है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, जो आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, जिस जगह पर आप एआई इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उसका आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ डाटा होना चाहिए। क्योंकि आपने प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया, टेक्निकल इंटेलिजेंस भी कर ली, लेकिन अगर आपके पास डाटा इनफ नहीं है तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि मशीन लर्निंग से क्या काम पॉसिबल हैं और क्या अभी तक इम्पॉसिबल हैं। अच्छा, हम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं अब तक, क्योंकि ये एक नेसेंट फील्ड है, बहुत ज़्यादा रिसर्च इसमें आगे जा रही है। तो मुमकिन है जो काम आज की डेट तक मशीन लर्निंग नहीं कर पा रही, शायद वो कल कर ले, शायद वो 1 साल बाद पॉसिबल हो जाए, शायद वो 10 साल बाद पॉसिबल हो जाए। क्योंकि जो काम आज हो रहे हैं वो आज से 10 साल पहले हमें लगता था कि हो ही नहीं सकते, लेकिन वो आज हो रहे हैं। तो आज जो काम इम्पॉसिबल हैं, मुमकिन है कि वो काम आने वाले दिनों में पॉसिबल हो जाए। जिस तरह एक पॉसिबिलिटी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम कि सेल्फ ड्राइविंग कार, ये सारे पॉसिबल काम है कि इनपुट आता है सेंसर्स के थ्रू, लिडार्स के थ्रू, रेडार्स के थ्रू, और कार्स की जो है पोजीशन डिटेक्ट होती है, ये पॉसिबल है। लेकिन ट्रैफिक सार्जेंट के गेस्चर्स या कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लेबर्स के गेस्चर्स,
ये सेम किस्म के होते हैं, या लोग जो है ना मुख्तलिफ गेस्चर दे रहे होते हैं, रुकने का इशारा कर रहे होते हैं, जाने का इशारा कर रहे होते हैं, इसमें मल्टीपल तरह के गेस्चर्स आते हैं। तो इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ डाटा जो है वो रिक्वायर्ड होगा, और इसलिए अब तक गेस्चर्स के ऊपर जो है वो काम बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स के साथ नहीं आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी गेस्चर्स पे काम जो है वो मशीन लर्निंग नहीं कर पा रही है। उसके बाद क्रिटिकल एप्लीकेशंस रिक्वायर्स गुड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का बड़ा अमल दखल है कि आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जिसके अंदर एक्यूरेसी अगर आपकी 90% 95% एक्यूरेसी आ रही है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है जी, इतनी आएगी, डाटा ऐसा है, सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन जो सेंसिटिव किस्म की एप्लीकेशंस हैं जिनका ताल्लुक हेल्थ से है, डिजीज़ से है, उसके अंदर प्रिसाइसमेंट बहुत ज़रूरी है। मिज़ाइल फायर होना है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइस काम होता है। जहाज़ फ्लाई होना है, वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइस काम है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक जहाज़ के इंजन के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप, और आपका सिस्टम कह रहा है कि भाई 99.99% चांस है कि जहाज़ लाहौर से इस्लामाबाद जो है वो आराम से चला जाएगा, कराची से इस्लामाबाद आराम से चला जाएगा, लेकिन 0.1% या 1% चांस है कि इंजन फेल भी हो सकता है। अब अगर आप ये चीज़ लेके कस्टमर्स के पास जाएंगे तो आपका क्या ख्याल है, कोई उस जहाज़ के अंदर सवार हो सकेगा कि अगर 1% चांस है इंजन फेल होने का? तो दिस इज़ कॉल्ड प्रिसाइसमेंट के आपने बाज़ जगहों पर 100% एक्यूरेसी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सारे केसेस हैं जहाँ ज़रूरत नहीं होती 100% एक्यूरेसी की, 95% 98% जो है वो एक्यूरेसी यूज़ की जा सकती है, उसको सेटिस्फैक्ट्री होती है, डिप्लॉय किया जा सकता है मॉडल। लेकिन जिन केसेस के अंदर जो बहुत सेंसिटिव एप्लीकेशंस होंगी वहाँ 100% एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होगी। अब हम जानने जा रहे हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ मशीन लर्निंग। ये दोनों चीज़ें टीम लीड्स के लिए, बॉसेस के लिए, डायरेक्टर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सही तरह डेवलपर्स को कन्वे कर सकें कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। बाज़ औक़ात फोर्स किया जा रहा होता है किसी काम को करने के लिए जो कि पॉसिबल नहीं हो रहा होता। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, इन पे ध्यान देना पड़ता है कि मशीन लर्निंग में क्या काम हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं। सबसे पहली जो स्ट्रेंथ्स है मशीन लर्निंग की वो ये है कि इट वर्क्स ऑन सिंपल कॉन्सेप्ट। हमने पहले भी बात की थी कि आइडिया बहुत ही सिंपल होना चाहिए, एक पॉइंट ट्रिक होना चाहिए, एक कोई ऐसा टास्क होना चाहिए जो कि हम खुद अगर मैनुअली कर रहे हैं तो सेकंड्स के भी किसी पार्ट्स के अंदर हम उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। तो ऐसे किसी टास्क को ही ऑटोमेट करना चाहिए। फिर आपके पास डाटा इनफ अमाउंट में मौजूद होना चाहिए। लेकिन मशीन लर्निंग कब काम नहीं करती है, ज़ाहिर है सिंपल कॉन्सेप्ट है तो काम करेगी, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होगा तो मशीन लर्निंग काम नहीं करती है। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, लाइक क्लासिफिकेशन करानी है या आइडेंटिफिकेशन करानी है कैट्स एंड डॉग्स की, या सिर्फ कैट्स को आइडेंटिफाई कराना है। तो हमने प्रीवियस डेटा में आपको याद होगा कि हमने जो लेबलिंग की थी वो कैट की थी और नॉट अ कैट की थी। तो ये सिंपल आइडिया था कि कैट होगा तो ठीक है, या से नहीं होगा तो कैट नहीं है, लेकिन जो है वो नहीं बताना कि ये कैट नहीं है तो क्या है। इस तरह मल्टीपल एनिमल्स हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे जानवर जो हैं वो आपको क्लासिफाई करना मुश्किल हो जाता है। जबकि एज अ सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होगा कि भाई ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है एनिमल की, ये कैट है या नहीं है। इसी तरह से एक्सरे इमेजेस हैं कि एक मशीन लर्निंग मॉडल एक ख़ास क्वालिटी की एक्सरे इमेजेस पर ट्रेन हुआ, एक ख़ास शेप में, एक ख़ास डायमेंशन में उसको एक्सरे इमेजेस फीड की गई। अब लेकिन वो आप किसी और जगह डिप्लॉय हो जाता है मॉडल, और वहाँ जो जिस शख्स ने इमेजेस ली हैं अब वो टेस्ट करना चाह रहा है उनको, वो इमेजेस उस क्वालिटी की नहीं है, उस डायमेंशन की नहीं है, तो मशीन लर्निंग के जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो इतने बेहतरीन नहीं होंगे जितने के पहले थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें एक नेटवर्क बना हुआ है जिसके अंदर हम इनपुट देख रहे हैं, प्राइस है हमारे पास, शिपिंग कॉस्ट है, मटेरियल है, मार्केटिंग कॉस्ट है। ये इनपुट न्यूरल नेटवर्क के अंदर जा रहा है, उसके बाद नेटवर्क कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है अपने अंदर और
कुछ चीज़ें जो है ना वो अगली लेयर को एज अ इनपुट जो है वो फराहम कर रहा है। अच्छा, ये एक थिंकिंग है कि इस वक्त शायद इन केसेस के अंदर जो है ना वो ये आउटपुट निकल रहा हो, जिस तरह हम देख रहे हैं प्राइस और कॉस्ट जो है ना मिलके एक चीज़ निकाल रही हो, अफोर्डेबिलिटी निकाल रही हो कि आगे ये इसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। इसी तरह प्राइस मार्केटिंग के साथ मिलके और मटेरियल के साथ मिलके जो है ना वो अवेयरनेस और दूसरी सारी चीज़ें निकाल रहा है। लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमसे हिडन रहती हैं। ये एक परसेप्शन है कि शायद ये कर रहा होगा, लेकिन क्या निकल रहा होता है ये मालूम नहीं होता। लेकिन फाइनली हमारे हाथ में जो है वो डिमांड की एक वैल्यू जो है वो आ जाती है। तो ये सारा जो है वो उसका प्रोसेस है कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो किस तरह काम कर रहा होता है। लेकिन बस ध्यान इस चीज़ का रहे कि इसमें हमारा कंट्रोल जो है वो सिर्फ इनपुट का है और आउटपुट का है। अनदर एग्जाम्पल फेस रिकग्निशन की। फेस रिकग्निशन में सारा जो गेम है वो इमेज प्रोसेसिंग का है, और कोई भी इमेज या कोई भी पिक्चर वो बनी हुई होती है पिक्सल्स से। पिक्सल्स क्या हैं? आपके इमेज के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो पिक्सल कहलाता है। ये पिक्सल होते क्या है? एक छोटा सा बॉक्स है, ये क्या होता है? ये पिक्सल कंप्राइज होते हैं RGB वैल्यूज़ पर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू वैल्यूज़। हर पिक्सल की कोई ना कोई इमेज में वैल्यू होती है। जो भी इमेज में आपको कलर नज़र आ रहा होता है वो इस RGB न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती है, R, G और B। ये RGB की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रेंज होती हैं वो 0 से 255 होती है। अगर आपके पास R, G और B की तमाम वैल्यूज़ मैक्सिमम हो जाएं तो इट गिव्स अ डार्क स्पॉट ब्लैक कलर। लेकिन अगर ये तमाम वैल्यूज़ 0 हो जाएं तो इट गिव्स अ शार्प वाइट स्पेस। तो RGB ये पिक्चर सारी की सारी जो है पिक्सल्स में फॉर्म होती है। और पिक्सल्स क्या हैं? पिक्सल्स के अंदर वैल्यूज़ होती हैं, RGB वैल्यूज़ होती हैं। RGB जो है इसके चैनल्स भी कहलाते हैं। न्यूरल नेटवर्क करेस्पॉन्ड्स टू पिक्सल। ये सारा का सारा पिक्सल्स पे ही काम करता है। जिस तरह इंसान किसी पिक्चर को आइडेंटिफाई करता है, ये बिल्कुल उस तरह काम नहीं करता। ये पूरी इमेज नंबर्स में ट्रांसफॉर्म होती है, न्यूमेरिक बन जाती है, और वो नंबर्स के ऊपर मैनिपुलेशन होती है जिसको वो रीड करता है और सारी चीज़ें उसके पैटर्न्स निकालता है। उसके बाद पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करता है। नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि आपका जो भी न्यूरल नेटवर्क होगा वो यकीनन 1 या 2 या 3 या 5 या 10 या और भी ज़्यादा लेयर्स पे मुश्तमिल हो सकता है। तो इस फेस डिटेक्शन के नेटवर्क के अंदर प्रोसीजर ये होता है कि जितनी शुरू की लेयर्स होती हैं वो सारी शुरू की लेयर्स जो हैं वो एजिस डिटेक्शन और लोब्स डिटेक्शन में आती हैं। लास्ट की कुछ फाइनल लेयर्स होती हैं जो फाइनली डिसाइड करती हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये इमेज किसकी है। क्लासीफाई बिल्कुल उस लास्ट लेयर के पास जाकर होता है। शुरू की लेयर्स के अंदर एजिस डिटेक्ट होते हैं, लॉब्स डिटेक्ट होते हैं, कॉर्नर्स, उतार चढ़ाव जितने भी इमेज के आ रहे हैं वो सारे के सारे स्टार्ट की लेयर्स के अंदर होते हैं। जबकि लास्ट लेयर के अंदर इमेज फाइनली डिटेक्ट हो जाती है। ये जो आपको इमेज नज़र आ रही है इसके अंदर आपको नेटवर्क नज़र आ रहा है कि किस तरह फेस रिकग्निशन का नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है। ये 1000 बाई 1000 पिक्सल्स की एक इमेज है जो आप मल्टीप्लाई करें तो 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो पिक्सल्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं इस इमेज के। ये सारे पिक्सल्स न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो है वो एज आ इनपुट लेयर जो है फीड होंगे और उन पर सारी प्रोसेसिंग होगी। तो इससे हम इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग जो है वो इमेज को आइडेंटिफाई करने में होती है। अभी तो यहाँ में सिर्फ 3 लेयर्स नज़र आ रही हैं और एक आउटपुट लेयर नज़र आ रही है। ये लेयर्स की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। जितनी ज़्यादा न्यूरॉन्स और लेयर्स बढ़ती जाएंगी उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग बढ़ती चली जाएगी, उतनी ज़्यादा नई वैल्यूज़ जनरेट होती चली जाएंगी। हम देख रहे हैं कि जो शुरू की स्मॉल इमेज है उसके अंदर वो एजेस डिटेक्ट कर रहा है, जबकि मिड के अंदर क्या हो रहा है, मिड के अंदर उसने लोब्स जो है ना वो इमेज के अंदर डिटेक्ट किए हैं और आखिर के अंदर फाइनली जो है वो इमेज को आइडेंटिफाई कर लिया गया। तो ये प्रोसेस होता है सिंपल से समझने के लिए कि किस तरह से जो है वो ये सिलसिला चल रहा है। इंशाल्लाह जब डीप लर्निंग करेंगे हम प्रैक्टिकली तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये सारे स्टेप्स किस तरह से हो रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट हम देखते हैं स्पीच रिकग्निशन। स्पीच रिकग्निशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का पार्ट है, जिसके अंदर सबसे अहम जो इस वक्त की पेशरफ्त है वो
डिवाइसेस हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरह हमने नाम सुना है, गूगल की डिवाइसेस हैं और भी दूसरी कंपनीज़ की डिवाइसेस हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका वर्कफ्लो क्या होता है। स्पीच रिकग्निशन का एक कोई प्रोजेक्ट हो, इसका वर्कफ्लो क्या है, कैसे ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। दीज आर द की स्टेप्स ऑफ एलेक्सा और इको डिवाइस। कि पहले स्टेप में डाटा कलेक्शन हो रही है, दूसरे स्टेप में मॉडल को ट्रेन किया जा रहा है और तीसरे स्टेप में मॉडल को डिप्लॉय किया जा रहा है। मैं इसको रिपीट कर दूं। पहला स्टेप क्या है कि डाटा कलेक्ट किया जाएगा, दूसरा स्टेप क्या है कि मॉडल को ट्रेन किया जाएगा। अच्छा, ये ट्रेनिंग एक बार नहीं होगी, ये बहुत बार होगी, बहुत सारी इटरेशंस इसके अंदर होंगी और जब सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आ जाएंगे तो फिर इस मॉडल को डिप्लॉय किया जाएगा। These are the 3 steps: collecting data, training model and deployment of model. This is another example of machine learning project जिसके अंदर हमने सेल्फ ड्राइविंग कार की एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है ली है। इसके अंदर भी क्या हो रहा है, पहले स्टेप में हम देख रहे हैं कि डाटा कलेक्ट हो रहा है, दूसरे स्टेप में हम देख रहे हैं कि मॉडल ट्रेन हो रहा है। यहाँ भी मैं रिपीट करूँगा, ट्रेनिंग एक बार नहीं होगी, मल्टीपल टाइम्स आइट्रेशंस चलेंगी और ट्रेनिंग जो है वो चलती रहेगी। किस वक्त तक चलेगी? जिस वक्त तक हमारा मॉडल सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं देता। सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स क्या होंगे? एक्यूरेसी, कि आपके दिमाग में क्या एक्यूरेसी है, कितने % एक्यूरेसी पे आप जो है ना ये मॉडल डिप्लॉय कर सकते हैं। जब तक वो एक्यूरेसी बीट नहीं करेगी हमें उसकी इटरेशंस करानी पड़ेंगी, हम करवाते रहेंगे। जब ये एक्यूरेसी मीट कर जाएगी तो ये मॉडल भी डिप्लॉय कर दिया जाएगा। ये जो एग्जांपल आपको नज़र आ रही है ये डाटा साइंस प्रोजेक्ट का वर्कफ्लो है। जिस तरह भी हमने सेल्स फनल की बात की कि ये सेल्स फनल्स के अंदर जो कस्टमर आ रहा है वेबसाइट के ऊपर उसका डाटा जनरेट हो रहा है। पहले स्टेप में यहाँ पर भी डाटा कलेक्शन हुई, दूसरे स्टेप में डाटा को एनालिसिस किया गया और तीसरे स्टेप में उसका हाइपोथेसिस दिया गया। ये एनालिसिस मुख्तलिफ़ तरह का हो सकता है। अगर सेल्स वाली मिसाल लें कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ये इसकी इन्हांसमेंट नहीं हो रही या सेल इसकी बढ़ नहीं रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये हो सकती है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो इसको अदर कंट्रीज़ से एक्सेस कर रहे हैं तो उनको ज़ाहिर है उसकी शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। तो ये आप इसका हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि निकाल सकते हैं कि भाई इस वजह से आपकी सेल्स जो है ना वो ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। या सो मैनी रीज़न्स जो आप डाटा की इंसाइट्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसके भी 3 स्टेप्स दोबारा रिपीट कर लें। डाटा कलेक्शन, और यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं होती बल्कि डाटा की एनालिसिस होती है। डाटा एनालिसिस होने के बाद आप उसके अंदर से हाइपोथेसिस निकालते हैं। आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि डाटा साइंस प्रोजेक्ट का जो आउटपुट है वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा, वो आपके पास एक प्रेजेंटेशन होगी, एक रिपोर्ट होगी, कोई हाइपोथेसिस होगा जो आप इनसाइट्स के तौर पर बिज़नेस लीडर्स को प्रोवाइड करेंगे कि वो अपने बिज़नेस को उस रिपोर्ट की बिहाफ पर इन्हांस कर सकें। हमारा न्यू टॉपिक है मशीन लर्निंग चेंजिंग जॉब्स फंक्शन, जिसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल्स, कि सेल्स में किस तरह से सेल्स की जॉब का फंक्शन जो है वो किस तरह चेंज हो जाएगा। अच्छा, हम जॉब के फंक्शन चेंज होने की बात कर रहे हैं, जॉब रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं कि सेल्स की जो है वो जॉब ही ख़त्म हो जाएगी। ये है फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी लोग वही रहेंगे लेकिन वो काम करने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं सेल्स के अंदर के प्रायोरिटाइजिंग है। अभी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के SMS आते हैं जिसमें आप देखते हैं कि वो इररेलेवेंट किस्म के SMS आपके पास आ रहे हैं, इररेलेवेंट किस्म की ऑफ़र्स आपके पास आ रही हैं। आप ख़ुद भी परेशान होते हैं कि भाई ये मेरा जो रिकॉर्ड है वो ट्रैक इनके पास कंपनी के पास इस तरह का तो नहीं है कि मैं इनके ये वाली ऑफ़र कबूल कर लूँ। तो इससे होता क्या है कि उनके पास प्रायोरिटाइज़ नहीं है, कोई सिस्टम बना हुआ नहीं है, वो बस एक ही मैसेज जो है वो तमाम कस्टमर्स को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके रिसोर्स भी ज़ाया होते हैं और आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी इरिटेट होते हैं इस किस्म के इररिलेवेंट मैसेजेस की वजह से। लेकिन आप जब मशीन लर्निंग के थ्रू काम करेंगे तो आपके पास आपके कस्टमर्स का तमाम डाटा होगा कि वो किस तरह से जो है ना अपना सेल फ़ोन या अपनी इस मोबाइल आपकी कंपनी की मोबाइल सर्विस जो है वो यूज़ करता है। तो ये इस शख्स को ये वाली ऑफ़र देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ये मशीन लर्निंग बेस्ड काम हो सकता है, जिससे आपकी रिसोर्स भी सेव हो जाएगी
और साथ साथ जो है वो कस्टमर भी इरिटेट नहीं होगा, उससे रेलेवेंट किस्म के एड्स या रेलेवेंट किस्म की ऑफ़र्स जो हैं वो आ रही होंगी। दूसरी चीज़, मैन्युफैक्चरिंग लाइन मैनेजर्स का जो टास्क है, जॉब फंक्शन है, वो चेंज हो जाएगा। जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये काम मैनुअली हो रहा होता है, क्वालिटी कंट्रोल में हो रहा होता है। ये सारा सिस्टम जो है वो मशीन बेस्ड हो सकता है। सारे डिफेक्ट्स जो हैं पकड़े जा सकते हैं और फिर ऑप्टिमाइजेशन की जा सकती है मैन्युफैक्चरिंग की, कि ये जो मशीन्स काम कर रही हैं इनका कैसा बिहेवियर है, ये कब तक काम कर सकेंगी, ख़राबी तो इनके अंदर नहीं आएगी, ये कब पॉसिबल है कि ये मशीन के अंदर चांस है कि ये इस पे इतना लोड डाला जाए तो इसके अंदर चांस है ये ख़राब हो सकती है। तो ये सब प्रेडिक्शन जो है वो मशीन्स के थ्रू हो सकती हैं। तो लाइन मैनेजर्स की जॉब फंक्शन भी जो है वो मशीन लर्निंग के थ्रू, एआई के थ्रू जो है वो चेंज हो सकती है। इसी तरह सबसे तीसरी अहम चीज़ है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के दौरान भी जो है वो आपको लोग सिलेक्ट करने पड़ते हैं, इंटरव्यूज़ लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो या सीवीज़ आपके पास आ जाती हैं, जॉब कोई पब्लिश होती है अखबार के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ सीवीज़ आपके पास आ जाते हैं। अब 50,000 सीवीज़ आ गई हैं। अब इन सीवीज़ को जो है ना क्लासीफाई कैसे किया जाए, उसके लिए तो बहुत लंबा जो है ना रिसोर्स चाहिए, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसमें लगता है, आप देखते हैं इसी वजह से लोग अब एड्स नहीं देते अखबारों के अंदर कि भाई इतने लोग आ जाएंगे कि उनको कैसे कैटर किया जाएगा, हैंडल कैसे किया जाएगा। अगर मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम बना लिया जाए, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए, सीवीज़ को क्लासीफाई कर लिया जाए, रेलेवेंट सीवीज़ हैं जो जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेलेवेंट अलग कर दी जाए, तो ये सारा टास्क जो है वो मिनटों के अंदर हज़ारों सीवीज़ जो है वो आसानी से क्लासीफाई हो सकती हैं और ये काम आसान हो सकता है। गुड कैंडिडेट्स इस तरह से आसानी से स्पॉटिफाई किए जा सकते हैं। एआई कंपनी के अंदर एआई एक्सपर्ट्स भी हैं और बिज़नेस एक्सपर्ट्स भी हैं। एआई बहुत सारे काम कर सकती है और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनसे बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश कर सकता है। यानी एआई एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं कि एआई ये बहुत सारे काम एआई कर सकती है। बिज़नेस एक्सपर्ट्स जो हैं वो राय दे रहे हैं कि ये काम ऐसे हैं जिनको करने से हमारा बिज़नेस जो है वो फ्लॉरिश कर सकता है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। अब प्रोजेक्ट एआई का चूज़ करना है उसके दरमियान, तो ये किस तरह का होगा। बिज़नेस एक्सपर्ट्स जो प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं वो चेक करना पड़ेगा कि वो एआई से हो सकता है या नहीं हो सकता, या एआई जो चीज़ें ऑफ़र कर रही है कि ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, तो क्या वो काम करने से बिज़नेस हमारा ग्रो कर जाएगा। तो ये एक तरह का जो है वैन बनेगा कि इन दोनों के अंदर आपको ऐसा डोमेन निकालना पड़ेगा जो दोनों के लिए फ़ीज़ेबल हो, कि जो एआई कर भी सकती हो और जो बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद भी हो। इन दोनों कामों के अंदर जो एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होंगे, एआई एक्सपर्ट्स भी होंगे और डोमेन एक्सपर्ट्स भी इन्वॉल्व होंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग फ्रेमवर्क, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसे कहते हैं? देखिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम टास्क को ऑटोमेट करें, जॉब को ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचें। ऑटोमेटिंग टास्क रादर देन जॉब। इसको मज़ीद एलिब्रेट करता हूँ कि आप किसी जॉब के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करता है अभी थ्रोट का इन्फेक्शन, वो आइडेंटिफाई करता है जी, आप जाते हैं उसके पास, मुंह खोलते हैं, वो आपके थ्रोट को देखता है और आइडेंटिफाई करने के बाद वो गैस करता है कि यार आपको ये इन्फेक्शन हुआ, उसके हिसाब से मेडिसिन देता है। अब आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से बोलेंगे यार मैं एक ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ कि उसके अंदर आप नहीं होंगे, बल्कि कोई भी पेशेंट जो है वो कैमरे के सामने या अपने इस मोबाइल फ़ोन के थ्रू अपने थ्रोट की पिक्चर लेगा और मशीन लर्निंग सिस्टम या एआई सिस्टम जो है वो बता देगा उसके थ्रोट का इन्फेक्शन है और कौन सी वाली कैटेगरी का, कौन सी वाली टाइप का है, तो आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वो डॉक्टर तो आपको भगा देगा कि भाई उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, उसकी जॉब ख़त्म करने के लिए आ गए आप। बजाय इसके कि आप ये कहें कि आपकी जॉब रिप्लेस कर रहे हैं हम, आपको ये कहना चाहिए कि आपका काम आसान कर रहे हैं, आपका टास्क ऑटोमेट कर रहे हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अच्छी प्रेडिक्शंस करने में, आपके रिज़ल्ट्स, आपकी प्रिसिशन बेहतरीन हो जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट मीन्स कि
ऑटोमेट टास्क रादर देन जॉब। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए जो मेन बिजनेस ड्राइवर्स हैं उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वो की डिसीजन मेकर्स हैं कि ये काम एआई से करना है या नहीं करना है। कन्विंस करना बिग बॉसेस को ये बड़ा मुश्किल होता है कि ये काम जो है ना वो इस तरह कर दिया जाए। तो इसके लिए अब क्या होता है, ज़ाहिर है उन्हें नई नई प्रोडक्ट्स दिखाई जाती हैं, एआई के बारे में बताया जाता है, कुछ वीडियोस दिखाई जाती हैं, कुछ कंपनीज़ की सक्सेस स्टोरीज सुनाई जाती हैं, जिससे उनका माइंड मेकअप होता है कि ये काम वाकई उन्हें करना चाहिए। तो जब की डिसीजन मेकर्स जो हैं जब वो इस तरफ आएंगे तभी वो फ्लो जो है वो बनेगा और डिसाइड होगा कि यार ये काम जो है ना वो एआई से हमें करवा लेना चाहिए। इज़ इट ऑलवेज नेसेसरी टू हैव बिग डेटा? नहीं, इसका जवाब है नो। ज़रूरी नहीं है कि आप बिग डेटा का इंतज़ार करें। हमने बहुत शुरू में एक कन्फ्यूजन के बारे में डिस्कस किया था कि आप 3 साल तक डाटा जमा करते रहें इस आस के ऊपर कि जब बहुत सारा डाटा हो जाएगा तो वो एआई टीम को दे देंगे। तो बिग डेटा होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा डाटा है तो आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास 10 डाटा सेट्स हैं, 100 हैं, 1000 हैं, इससे आपका काम स्टार्ट हो सकता है, आपका प्रोटोटाइप जनरेट हो सकता है। फिर डाटा आता रहेगा, मॉडल काम करता रहेगा और फर्दर ट्रेन होता रहेगा। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात की थी कि जैसे जैसे डाटा का अमाउंट बढ़ता रहता है वैसे वैसे परफॉर्मेंस का ग्राफ बढ़ता रहता है। थोड़े डाटा में क्या होगा, आपके रिज़ल्ट सही नहीं आएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा मॉडल काम कर रहा है, गलत कर रहा है लेकिन काम कर रहा है। तो काम करना ये भी खुशाइंद बात है, डेड नहीं है। अभी गलत कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाटा मिलता रहेगा और ये काम सही करता रहेगा। अच्छा, काम सही करने का मयार याद रहना चाहिए जो आपकी सेट की हुई एक्यूरेसी है कि वहाँ तक पहुँच जाए तो हम कहते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो अब सही काम कर रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल डाइलिजेंस और बिजनेस डाइलिजेंस को, इनका कंपैरेटिवली डिस्कशन करेंगे कि टेक्निकल डाइलिजेंस में क्या चीज़ आती है। सबसे पहली टेक्निकल डाइलिजेंस में जो चीज़ आती है वो ये होती है कि ये जो एआई बेस्ड सिस्टम बना रहा हूँ ये क्या उस हद तक परफॉर्मेंस दे सकेगा जो हमारी रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस लेने का या एक्यूरेसी का लेवल है, क्या ये वाकई सिस्टम वहाँ तक जा सकेगा। दूसरा इसके अंदर होता है कि इसके लिए डाटा कितना रिक्वायर्ड होगा, उस हद तक एक्यूरेसी पर जाने के लिए हमारे पास क्या इनफ अमाउंट में डाटा मौजूद है। तीसरी बात टेक्निकल डाइलिजेंस में ये होती है कि इसमें टाइम कितना लगेगा, इसका इंजीनियरिंग टाइम क्या है, 2 महीने लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। अच्छा, इस इंजीनियरिंग टाइम की जब बात कर रहे हैं तो ये सारी डोमेन्स को कवर करेगा। इसमें डाटा कलेक्शन भी हो सकता है, डाटा रिफाइनिंग भी हो सकता है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होकर आपने इंजीनियरिंग टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा हो कि आपके लिए फीजिबल ही ना हो कि भाई ये तो फ़ायदा ही नहीं होगा अगर प्रोडक्ट जो है वो इतनी देर में लॉन्च होगी। इसके अगेंस्ट बिज़नेस वाले जो बिज़नेस डाइलिजेंस करेंगे वो क्या करेंगे कि भाई ये जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं इससे क्या हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, इससे क्या हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, क्या इसके लॉन्च होने से कोई नई प्रोडक्ट हमारे लिए आसान हो जाएगी, हम नई प्रोडक्ट बना सकेंगे। आप समझ सकते हैं बिज़नेस वाले क्या सोचेंगे, रेवेन्यू के बारे में, टेक्निकल वाले अपने टेक्निकल एस्पेक्ट से सोचेंगे। तो कंपैरिजन में टेक्निकल डाइलिजेंस और बिजनेस डाइलिजेंस, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, टेक्निकल डाइलिजेंस में पहली चीज़ होगी कि डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस हमें ये एआई सिस्टम देगा या नहीं देगा, इसके लिए डाटा कितना रिक्वायर्ड होगा, है हमारे पास या नहीं है, इसका इंजीनियरिंग टाइम कितना होगा, हमारे जितना रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट का टाइम है उसमें ये हो रहा है या नहीं हो रहा। बिजनेस डाइलिजेंस में वो सोच रहे हैं कि भाई इससे कॉस्ट कम होगी या नहीं होगी, हमारी करंट कॉस्ट कम होगी या नहीं होगी, इससे हमारा करंट प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा या नहीं होगा, इसकी मदद से कोई हम नई प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में लॉन्च कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और तरह की डाइलिजेंस है, वो है एथिकल डाइलिजेंस, कि हमें एथिकल ग्राउंड पे भी सोचना चाहिए कि हम ठीक है हमारा प्रोजेक्ट एआई बेस्ड है, अच्छी तरह बन भी रहा है, इससे हमारे बिज़नेस को फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन क्या एथिकली हमारी प्रोडक्ट सही है, इसका सोसाइटी पे इम्पेक्ट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं टिकटॉक, अब टिकटॉक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट लग रही है, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एथिकल ग्राउंड पे उसका
क्या किरदार है सोसाइटी में, उससे क्या हो रहा है। होप यू अंडरस्टैंड। आज हम स्टडी करेंगे कि हमें क्या चीज़ें बाय करनी चाहिए और क्या चीज़ें बिल्ड करनी चाहिए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात आप प्रोडक्ट अपनी बना रहे होते हैं तो उस प्रोडक्ट का मेन आइडिया कुछ होता है, लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड होती हैं जो कि मार्केट में पहले से मौजूद होती हैं। तो क्या हमें मार्केट में मौजूद चीज़ें जो मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हमें उनका पैरेलल ख़ुद डेवलप करना चाहिए। तो इस बारे में जो राय है वो ये है कि हमारा फोकस होना चाहिए अपनी स्पेशलाइजेशन की तरफ, कि जो मेरी प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन है मैं उसके ऊपर ध्यान दूं, बजाय इसके कि जो थोड़े बहुत रॉ मटेरियल्स चाहिए इंडस्ट्री से या लोगों की प्रोडक्ट से मैं वो बनाने शुरू कर दूं। वो तो पहले से मौजूद हैं और वो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड भी हैं, मतलब वो बहुत हाई लेवल की हैं। उसको उस लेवल तक पहुंचने के लिए, बनाने के लिए बड़ा टाइम भी लगेगा कि अगर मैं उनकी प्रोडक्ट को मैच बनाने लग जाऊं। तो सॉल्यूशन क्या है कि आप जाइंट्स के साथ या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स लेवल की प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में जो आपकी स्पेशलाइजेशन है आपकी प्रोडक्ट की, आपका ध्यान उससे हटेगा, आपका फोकस हटेगा, आपका टाइम, आपका रिसोर्स सारा जो है उस तरफ शिफ्ट होगा। तो बेटर आइडिया ये है कि आप ध्यान दें अपनी प्रोडक्ट की तरफ जो आपकी स्पेशलिटी है और जो इंडस्ट्री के अंदर पहले से चीज़ें मौजूद हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपके प्रोजेक्ट के अंदर है, आप उनको बाय करना शुरू कर दें। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू वर्क विद द एआई टीम। तो एआई टीम के साथ काम करने के लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आपके मॉडल का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यकीनी तौर पर एक्यूरेसी ही होता है कि ये मॉडल कितने % एक्यूरेट होगा या कितने % एक्यूरेट काम कर रहा होगा, तो ये मैं एक्सेप्ट करूँगा, इसको डिप्लॉय कर लूँगा। वो 95% भी हो सकता है, 95% भी हो सकता है, बास केसेस में 100% भी हो सकता है। अच्छा, किसके ऊपर? 3 तरह से चीज़ होती है। पहले मॉडल ट्रेन होता है तो ज़ाहिर है ट्रेनिंग एक्यूरेसी होगी। फिर मॉडल को वैलिडेट किया जाता है तो इसका मतलब है कि वैलिडेशन एक्यूरेसी भी होगी। और फिर फाइनली मॉडल को टेस्ट किया जाता है टेस्ट डेटा के ऊपर। तो ये तीनों तरह की एक्यूरेसी जो है वो आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि भाई ट्रेनिंग में इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए, वैलिडेशन में इतनी और टेस्ट में इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या हर प्रोजेक्ट के अंदर हमें 100% एक्यूरेसी डिमांड करनी चाहिए? नहीं, हर प्रोजेक्ट की एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती। एक्यूरेसी 100% ना होने की वजूहात क्या है? आपके पास डाटा मैसी हो सकता है, डाटा की वैल्यूज़ मिसिंग हो सकती हैं, डाटा के लेबल्स गलत लगे हो सकते हैं। कैट को डॉग कहा गया, कहीं फीड कर दिया गया, कहीं डॉग को कैट फीड कर दिया गया। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो शामिल हो जाते हैं डाटा के अंदर, जिसकी वजह से मॉडल बेहतरीन लर्निंग नहीं कर पाता। 95% तक जाएगा, 100% तक नहीं जाएगा, 97% तक जाएगा, 100% तक नहीं जाएगा। मे भी चला जाए, आपका डाटा बहुत ही रिफाइंड फॉर्म में है, बहुत ही वेल मैनेज है, नॉर्मलाइज्ड हुआ है, सब कुछ बड़ा सेट है उसके अंदर, चांसेस हैं कि 100% एक्यूरेसी भी आ जाएगी। लेकिन सिर्फ डाटा फिल होना भी काफ़ी नहीं है, राइट वैल्यूज़ फिल्ड हैं। मार्केट से जो डाटा कैप्चर किया गया है, जो डाटा फीड किया गया है, वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, फेक डाटा तो नहीं है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो ज़रूर शामिल होते हैं जिसकी वजह से एक्यूरेसी जो है वो डाउन होने लगती है। अगर इन सारे फैक्टर्स पे कंट्रोल किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके मॉडल की एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन आ सके। मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स, आज जितनी भी मशीन लर्निंग की जा रही है वो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं लोग, और उसमें से कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए फ्रेमवर्क्स भी हैं। और उसमें आज सबसे ज़्यादा जो मशहूर और ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है वो टेंसर फ्लो है। टेंसर फ्लो गूगल ने फ्रेमवर्क बनाया है और इसके आते ही जब से ये लॉन्च हुआ है बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आई है एआई की फील्ड के अंदर। टेंसर फ्लो के बाद जो है वो उसी की एक अपर लाइब्रेरी लिखी गई जो टेंसर फ्लो में लिखी गई, जिसको कैरस कहते हैं। तो हम अपने इस पूरे कोर्स के अंदर जितना एआई का काम करेंगे, मशीन लर्निंग का काम करेंगे, वो सारा का सारा टेंसर फ्लो और कैरस बेस्ड ही होगा।
इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिसके अंदर पाइटॉर्च, कैफ़े, थियानो, आर लैंग्वेज और साइकिट-लर्न वगैरह भी जो है फ्रेमवर्क बड़े मशहूर हैं इस वक्त, ये यूज़ करते हैं लोग। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है वो टेंसरफ्लो है। डेटा तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है मशीन लर्निंग के लिए, और बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। ये बात क्यों कर रहा हूँ मैं? ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं CPUs वर्सेस GPUs। हमारे जितने भी लैपटॉप्स और डेस्कटॉप बेस्ड सिस्टम हैं आम तौर पे वो हम CPUs बेस्ड होते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं क्वाड कोर है, फलां है, बहुत सारे CPUs आते हैं। लेकिन इनसे ऊपर भी एक चीज़ है, वो है GPU, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे CPUs से कई 1000 टाइम जो है वो फास्टर काम करता है और सारे कॉस्टली भी होता है। एक नॉर्मल GPU जो है वो लाख रुपए से शुरू होता है, और GPU बेस्ड आप लैपटॉप या सिस्टम बनाएं तो कोई 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो लेकिन GPU बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग करता है और मशीन लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन आप परेशान नहीं हो, आपको अभी GPU नहीं ख़रीदना, आपको अभी नॉर्मल टास्क परफॉर्म कराने हैं। जब हमें GPUs की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए क्लाउड सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड के ऊपर बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि GPU बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। गूगल का है, IBM का है, अज्योर का है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो GPUs अवेलेबल हैं जहाँ पर वो आप उनसे रेंट पे भी लेते हैं, परचेज़ भी करते हैं वहाँ पर, और कुछ फ्री भी अवेलेबल हैं।